नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार फ्रॉम टीम मनीष वर्मा से आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। पेंटिंग 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आपके लगभग पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस और मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। लेट्स सी द सिलेबस। तो सिलेबस जो आपका है इधर दो पार्ट में बांटा गया है। यू कैन सी हियर टीएमए एंड पब्लिक एग्जामिनेशन। जो टीएमए में जितने भी चैप्टर हैं, यानी चैप्टर लेसन 3, लेसन 4 और लेसन 6, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये आपको करने भी नहीं है। जो ओनली यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि 6 लेसन टोटल है आपके पब्लिक एग्जामिनेशन, जो रिटर्न एग्जामिनेशन में आएगा वो आपके हैं लेसन 1, 2 एंड 5, 7 एंड देन 8 एंड 9। टोटल कितने हैं? 6 लेसन हैं। तो पहला लेसन आपका इसमें क्या है? हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 3000 BC टू 600 AD। देन हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन पार्ट 2, रेनेसेंस, क्यूबिज्म, सररियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एंड देन लास्ट जो चैप्टर आपके हैं, पायनियर्स ऑफ द कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट एंड कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट। लास्ट सिलेबस आपका यही है, ज्यादा सिलेबस है नहीं। तो टोटल आपका जो मार्क्स है इधर 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्योंकि आपके जो पेंटिंग है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। इसका एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। प्रैक्टिकल आपको बना के देना होता है और जो थ्योरी आपको एग्जाम हॉल में जाकर लिखकर करना होता है। आप देखते हैं मार्किंग स्कीम क्या है, किस टाइप के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर कंपोनेंट जो है, यहाँ पर एक तो नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। तो नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके 20% क्वेश्चन आएंगे, यानी 6 मार्क का वो टोटल होगा। नॉलेज बेस में ये होता है कि फैक्ट बेस पर, कि फैक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि 1857 क्रांति कब हुई थी, तो 1857 ईयर हो गया, तो ये फैक्ट है, नॉलेज बेस हो गया। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग होता है कि आपने कंसेप्ट को कितना अच्छा समझा है। पूछ लेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है, अमूर्त कला क्या होती है, क्यूबिज्म क्या होता है, इसमें डेफिनेशंस आती हैं। बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन जो आता है वो आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपने पूरे कंसेप्ट को कैसे समझा है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होता है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ये आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य ज्ञान प्रदान करता है और आप एनालिटिकली यानी कहे विश्लेषणात्मक रूप से क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। तो ये आपका 50% आएगा, यानी कि लगभग 50% जो क्वेश्चन है आपके वो होंगे मॉडरेट होंगे, बाकी 50% होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो आपके टोटल 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यानी कि 6, 9 एंड 15 एंड 70 मार्क का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद देखते हैं वेटेज बाय टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यानी टाइप क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और सब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एमसीक्यूज और अदर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एमसीक्यूज क्या होते हैं, जिसमें आपको बहुविकल्प क्वेश्चन दिया होता है, यानी कि क्वेश्चन होगा और उसके 4 विकल्प होंगे, उन विकल्प में से ऑप्शंस में से आपको एक जो सही चुनना है और उसको लिखना है। तो ऐसे आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1 मार्क का होगा, तो लगभग 6 मार्क का आपका एमसीक्यू आएगा। उसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैचिंग हो सकता है, या फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। तो आपके वो टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क का होगा, तो 9 जो आपका 9 मार्क का ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइम में आपके बिल्कुल देखो तो 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। उसके अलावा जो 15 मार्क का आप जो है वो है आपका सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। 30 से 40 वर्ड में, 50 से 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, एक होगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे वो आपका 2 मार्क का होगा, जिसमें आपको 2 लाइन लिखनी होगी, या फिर 20 से 30 वर्ड, इसमें डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है, यानी आपका टोटल 8 मार्क का तो आएगा शॉर्ट आंसर्स में। उसके अलावा बात कर लेंगे शॉर्ट आंसर्स में, तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर से आएगा, यानी कि 3 मार्क वाला क्वेश्चन जो आपका एक आएगा, यानी टोटल 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके अलावा लॉन्ग आंसर्स में आपका एक क्वेश्चन आएगा, यानी 4 मार्क का होगा, तो 4 मार्क का ही आपका हो गया। कुल मिलाकर आपका 15 मार्क का यहाँ कवर होते हैं, और टोटल लेके 15 एंड 15 आपका 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, तो आपका 70 मार्क तो प्रैक्टिकल का हो गया, 30 मार्क आपका रिटन एग्जाम का हो गया, टोटल 100 मार्क का पूरा ये आपका पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा वेटेज टू कंटेंट देखते हैं। तो आपके जो मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट एंड कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट। इसमें से आपका जो पहला मॉड्यूल है उसमें से 12 मार्क का आएगा, दूसरे मॉड्यूल से आपसे 8 मार्क का आएगा। उसके अलावा जो लास्ट मॉड्यूल है उसमें से 30 मार्क का आएगा। इस हिसाब से आपका 30 मार्क का पूरा यहाँ पर कवर होता है। देन देखिए आप यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। जी हाँ, डिफिकल्टी लेवल बताता है आपका क्वेश्चन कितने आसान और कितने मुश्किल आने वाले हैं। तो यहाँ देखो पूरा पेपर जो है इस प्रकार से बटा होता है। इजी जो आपका आएगा 20% आएगा, यानी कि 6 मार्क के तो आपके इजी आने वाले हैं, जो आप आसानी से कर सकते। उसके अलावा 60 मार्क 60% जो है एवरेज आएगा। क्या आएगा? एवरेज, बिल्कुल औसतन आएगा। मॉडरेट होगा 18 मार्क का। तो 18 और 6 कितना हो गया आपके? ये हो गया आपके 24। तो 24 मार्क का तो आपका इजी और मॉडरेट आने वाला है, जो सभी कर सकते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत कहाँ आने वाली है? दिक्कत यहाँ आएगी 20% पर, जो
थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और यहाँ देखिए 6 मार्क्स का ये होने वाला है, तो 6 मार्क्स तो वही प्राप्त कर पाता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ता है और कंसेप्ट को जो है डीप पढ़ता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, तो आपको डीप कंसेप्ट पता लगेंगे, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्वेश्चन किस टाइप का होगा सब बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जानिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द हीन यान फेज आइडेंटिफाई विद, यानी हीन यान फेज को किस के रूप में पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ऐसे दिया होगा, उसमें से आपको एक पहचानना है क्या ठीक क्या गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात ध्यान दीजिए, हीन यान फेज आइडेंटिफाई विद द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म होता है यानी कि किसी चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना, किस सिग्निफिकेंट रूप में। तो यहाँ देखिए हीनयान और महायान है क्या, तो बुद्धिज्म के अंदर दो सेक्ट है, यू कैन सी हियर, महायान और हीनयान। तो है क्या, महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिस्ट बिलीव्स दैट बुद्धा इज डिवाइन बीइंग। डिवाइन बीइंग यानी कि एक पवित्र या कहें कि एक दिव्य व्यक्ति है जो भगवान है। जो बौद्ध धर्म के अंदर महायान लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, यू कैन सी हियर, ये भगवान बुद्ध है, वो एक भगवान है, क्या है, गॉड है, उसके रूप में उनकी पूजा करते हैं, भगवान के रूप में पूजा करते हैं। उसके अपोजिट में हीनयान लोग क्या मानते हैं, हीनयान सेक्ट्स कंसीडर बुद्धा एज अ ह्यूमन बीइंग, वो एक मानव के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि द हार्ट ऑफ द बुद्धास टीचिंग इज द गोल ऑफ ओवरकमिंग सफरिंग, यानी कि इसके विपरीत हीनयान संप्रदाय बुद्ध को एक मनुष्य के रूप में मानते हैं और बुद्ध की शिक्षा को मूल लक्ष्य दुख पर काबू पाना है, यानी कि जो बुद्ध ने सिखाया है उसको मानते हैं, उनकी शिक्षा पे बिलीव करते हैं, ना कि यही बिलीव करते हैं कि भगवान बुद्ध जो कोई भगवान है, वो भगवान नहीं है, एक मानव है जिन्होंने उपदेश दिए और जीवन की सत्य या जीवन की सच्चाई बताई। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान अलग अलग है और इस फेज को सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मीडियम ऑफ द डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का मीडियम क्या है, मीडियम मतलब होता है कि किस माध्यम से वो कोई स्कल्पचर है, मूर्ति है बनाई गई थी। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी, क्ले, स्टोन, मेटल या फाइबर, किससे बनाया गया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटल। अब मेटल भी कौन सा भाई, देखो मेटल इसमें ब्रॉन्ज की बात हो रही है। अब ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज एक मेटल है जो दो मेटल को मिलाकर बनता है, एक है कॉपर प्लस एक है टिन, ये दो मेटल होते हैं, इनको मिलाकर जो ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है ब्रॉन्ज से कोई मूर्ति बनाना, ये सामान बनाने का बड़ा प्रचलन था। हड़प्पा काल को एक ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। तो ब्रॉन्ज वहां का मुख्य एक धातु था जिससे क्राफ्ट्समैन जो है वहां के मूर्तिकार जो उसका उपयोग करते हुए चीजें बनाते थे। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द इंडस वैली क्राफ्ट्समैन। इंडस वैली क्या है, एक सभ्यता है जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में थी और कुछ क्षेत्र आज के उस पाकिस्तान में भी है और कुछ क्षेत्र आज के भारत में भी है। So this figure is lanky, thin and rhythmic in character। तो कह रहे हैं कि जो मूर्ति है डांसिंग गर्ल, यू कैन सी हियर। और डांसिंग गर्ल क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो इसकी मुद्रा है, जैसे वो खड़ी है, किस पोस्टर में खड़ी है, वो एक डांस की पोस्टर में, राइट, एक हाथ उसका कमर पे है, एक हाथ उसका जांघ पर है। तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया गया कि डांस कर रही होगी। इसका आर्टिस्ट कौन है, अननोन आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट की जानकारी नहीं है, बहुत पुरानी बात है क्योंकि मेटल से बनाया गया है। और कहाँ पाया गया है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है वहां का एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे मुख्य और बड़ा शहर है। पीरियड हड़प्पन पीरियड है। साइज क्या है, 4 इंच, यानी 4 इंच की मूर्ति है और कहाँ रखी गई है, नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द क्यूबिज्म बिगन। क्यूबिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ, कहां पे स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 1907 में, 1907 में स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं क्यूबिज्म है क्या। सो क्यूबिज्म जो है इज स्टाइल ऑफ द आर्ट दैट टेक्स लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, जो एक बड़ी भूमि होती है जिसमें पेड़ पौधे जंगल होता है, उसे लैंडस्केप कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पीपल, एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू ज्योमेट्रिक शेप। और ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होती हैं, जैसे कि क्यूब हो गया, जिसे हम घन बोलते हैं। तो इसमें घन का बड़ा उपयोग होता है, मैथ्स में आप पढ़ते होंगे। तो जो घन है यानी कि जो क्यूब है, उस फॉर्म को यूज करते हुए पेंटिंग को बनाया जाता है। तो दैट्स बिगन इन पेरिस इन अबाउट 1907। तो क्यूबिज्म में कला का एक शैली है जो परिदृश्य, वस्तु, लोगों का विषय के रूप में लेती है और उन्हें ज्यामितीय आकृतियों में बदल देती है। आकृतियां जो लगभग 1907 में पेरिस में बनाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर ये वाली पिक्चर, ये क्या है, ये एक पेंटिंग है जो किसने बनाई थी, पिकासो ने बनाया। इसका नाम क्या है, मैन विद वायलिन, यानी कि आदमी के पास क्या एक वायलिन है। वायलिन क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने के लिए। तो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है और आप देख सकते हो कैसे कट कट पीस में है, यानी कि कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है। एक तरह से बड़े बड़े लाइंस हैं और क्यूबिकल लाइंस है। तो इसकी पिक्चर की खास बात यही थी, किसी ऑब्जेक्ट को जो है एक ज्योमेट्रिकल शेप में दिखाते थे, उसे ही क्यूबिज्म कहा गया है आर्ट के सेक्शन में, कहीं आर्ट के मूवमेंट्स में या आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, चूज द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के लिए सही डिस्क्रिप्शन ढूंढिए, क्या उनके बारे में बात सही है। So he was influenced by the Western oil painting. He was influenced by the Japanese painting, Chinese painting, Indian folk painting. Option number A is the right answer. He was influenced by the Western oil painting. You can see here, ये राजा रवि वर्मा है जो एक फेमस पेंटर है, ऑयल पेंटिंग बनाते हैं। इनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग जो है आपकी बुक में है वो है हंसा दमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर रेफर्स टू द मॉडर्न डे ट्राइब्स इन द
स्टेट ऑफ टेस्ट। पूछा जा रहा है कि डांसिंग गर्ल जो है, ये मूर्ति जो है आज के समय के किस जातीय समूह के राज्यों को दिखाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी गुजरात और राजस्थान। अगर मैं इसकी मूर्ति की या स्कल्पचर की डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो ये मूर्ति जो है एक बिल्कुल नेकेड वुमेन है, उसने कुछ पहना नहीं है, बट उसने जो है बैंगल्स पहनी है। क्या पहनी है? बैंगल्स। बैंगल्स जो चूड़ियां होती हैं, और कहां तक पहनी है? अपने कंधे तक पहनी है, शोल्डर तक पहनी हुई है। आज के जो जनजातीय लोग होते हैं गुजरात और राजस्थान में, वो लोग ऐसा पहनते हैं। तो दिखा रहा है कि आज का जो कल्चर है वो पुराने समय में भी था, उसको दर्शाया गया। तो एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। तो शी हैज बीन शोन विदाउट क्लोथ्स विद द बैंगल्स टिल द ऑलमोस्ट हर शोल्डर। बोला ना, शोल्डर तक दिखाया गया। इन हर लेफ्ट हैंड लाइक द ट्राइबल्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान ऑफ द मॉडर्न डेज। जो आजकल जो है गुजरात और राजस्थान के जो ट्राइबल महिला है, जनजातीय महिला है, वो ऐसा बड़े बड़े चूड़ियां पहनती हैं। वहां पर लोकल लैंग्वेज में चूड़ा कहा जाता है। चूड़ा यानी कि बड़े बड़े ये चूड़ियां होती हैं। तो इसे आधुनिक गुजरात और राजस्थान के आदिवासियों की तरह बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहने बिना कपड़ों के दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण के मध्य प्रदेश डैश में मिलते हैं। बताइए किस क्षेत्र में मिलते हैं मध्य प्रदेश के? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। अगर बात करें, भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य था। उस समय जो वास्तुकला का बड़ा अच्छा निर्माण हुआ था, यानी कि अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो स्कल्पचर है शेर का, और इसे बोला जाता है अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं उसको? अशोक स्तंभ बोला जाता है, या स्तंभ पिलर बोल लो। उसका ही एक ये पार्ट है जिसे हमने अपने देश का नेशनल एम्बलम माना है। नेशनल एम्बलम मतलब कि राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। आपने बहुत सारी सरकारी दस्तावेजों पर ये चित्र देखा होगा। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी सरकारी पत्र आता है तो आपने ये वाला चित्र जरूर देखा होगा। तो ये जो हमने चिन्ह है वहीं से लिया और हमने अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह माना। और सरकार जब भी कोई भी चीज छापती है, बनाती है, तो उस पर ये चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी नोटिस हो सकता है, सरकारी आदेश हो सकता है, तो उस पर ये चिन्ह बना होता है। तो मौर्यकालीन में ऐसे बड़ी मूर्तियां बनाने का बड़ा प्रचलन था और उस समय में काफी ऐसी मूर्तियां मिली हैं। और इसमें सबसे जो आपकी बुक में दिया हुआ है वह है बुल कैपिटल, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। औरंगाबाद महाराष्ट्र, अमरावती आंध्र प्रदेश, कोची केरल, लोथल गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र। आप मैप के थ्रू समझिए कि औरंगाबाद महाराष्ट्र है कहाँ। तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र है, एक राज्य है भारत का। वहां पर अजंता और एलोरा दो तरह की गुफाएं हैं, एज यू कैन सी है। और वो गुफाएं इस तरह की हैं, यानी कि पहाड़ों के बीच में से काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। और इस गुफाओं की खास बात यह है कि इसके अंदर जो है एक भित्ति चित्र बनाए गए, जिसे हम बोलते हैं मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स का मतलब होता है जो दीवार के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर, जिसे हम वॉल पेंटिंग कह सकते हैं, यानी दीवार के ऊपर बनाई गई पेंटिंग। तो जो ये इसकी दीवारें हैं, यानी कि उसके ऊपर इस तरह की पेंटिंग बनाई गई है, एज यू कैन सी है। तो वहीं से ये पिक्चर ली गई है। और ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग एक तरह की टेम्परा टेक्निक से बनाई गई है, यानी कि दीवार के ऊपर रंगों को लगाया गया है किसी एक ऐसे ग्लू टाइप के पदार्थ के साथ मिलाकर। तो हम आगे समझेंगे ये है होता क्या है। नया पार्ट इसमें आपका है ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप के आने वाले हैं वो हम अब देखते हैं। सो क्वेश्चन जो आपका ऐसे पूछेगा कि पैसेज आपको दे देगा, पैसेज पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन में भी इंटरनल ऑप्शंस होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में से आपको ए या बी एक करना होता है। फिर वहीं 13 में दे दिया आपको ऑप्शन ए या बी करो। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा बनेगा, तो वहां देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ और का मतलब कि अथवा, अथवा यानी कि या तो ये वाला कीजिए या ये कीजिए, करना इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स करना कैसे है। मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट हैज शैटर्ड द ट्रेडिशन। तो पूछ रहा है कि मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट जो है, आधुनिक पश्चिमी कला जो है, उसने जो परंपरागत कला है उसको रोक दिया था, पाबंदी लगा दी। यस और नो? बिल्कुल सही, ट्रू। तो एक बार आप यहाँ देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ है। तो मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट इमर्जिंग इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी शैटर्ड ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। देखो लिखा ना शैटर्ड, यानी कि उसको रोक दिया है, कहें कि उस पर पाबंदी लगा दी। तो यहाँ से देखो आपने पैसेज को समझा और फिर वहां से आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, आर्टिस्ट हैव पुश्ड बाउंड्रीज ऑफ द कन्वेंशन गिविंग राइज टू मॉडर्न मोमेंट। यस और नो? बिल्कुल, ये भी सही है इसका आंसर। ऐसा किया गया है, यानी कि आर्टिस्ट ने जो है अपनी जो सीमाओं को लांगा है और मॉडर्न आर्ट को प्रमोट किया है, यानी कि जो आधुनिक आंदोलन है कला का उसको प्रमोट किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, इसका पार्ट जो है, ट्रेडिशनल आर्ट हैज रीडिफाइंड द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। यानी जो ट्रेडिशनल आर्ट है, क्या उसने जो आर्टिस्टिक यानी कि जो कला की एक भावना होती है उसको दोबारा से परिभाषित किया? तो इसका आंसर है फॉल्स, यानी कि ये गलत है। ट्रेडिशन ने नहीं किया, मॉडर्न आर्ट ने किया। किसने किया? मॉडर्न आर्ट ने जो है उसको दोबारा से रिडिफाइन किया है, मॉडर्न आर्ट ने। अगर आप यहाँ देखो तो क्यूबिज्म, सररियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एक्सप्रेशनिज्म रिडिफाइंड द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को किसने बढ़ावा दिया? इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म,
सरलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। तो ये जो है मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न कला है, यानी कि आधुनिक कला है, इन्होंने दिया, ना कि ट्रेडिशनल वालों ने। वेस्टर्न आर्ट कंटिन्यूज टू इवॉल्व विद न्यू टेक्नोलॉजी, यस और नो, बिल्कुल सही है। जो वेस्टर्न आर्ट है उसने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, उसके साथ ही एवोल्यूट हुई है, विकसित हुई है, तो ये क्या है, सही है। आर्ट वाज इवोक्ड एज अ रिस्पॉन्स टू सोसाइटी, आर्ट जो है एक सोसाइटी के रिस्पॉन्स में आई है, मतलब उसके रिएक्शन में आई है, यस और नो, बिल्कुल सही है। सोसाइटी से आर्ट बनता है, राइट, सोसाइटी ही आर्ट बनाती है, उसके कल्चर, उनके नॉर्म्स क्या है, उससे ही जो है एक कला जो प्रभावित होकर बन के सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इम्प्रेशनिज्म इज अ वेस्टर्न ट्रेडिशन आर्ट, राइट और रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स। इम्प्रेशनिज्म तो वेस्टर्न ट्रेडिशन आर्ट नहीं है, ये एक मॉडर्न आर्ट है, मतलब वेस्टर्न तो है, पश्चिमी सभ्यता तो है, पश्चिम का मतलब यहाँ पर है कि हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारी कंट्री आती हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सारी कंट्री आती है। उसके अलावा प्लस इसमें हम बात करते हैं अमेरिका, यूएस से, जो सारी वेस्टर्न मॉडर्न आर्ट है ये सब वहां से ही बनकर आया है। तो ये इम्प्रेशनिज्म कोई वेस्टर्न आर्ट तो है बट मॉडर्न है। इसका मतलब होता है कि कोई भी लैंडस्केप, अब लैंडस्केप क्या है जी, लैंडस्केप होता है एक सीनरी जिसमें पेड़ पौधे नदियां पहाड़ आते हैं। आप बनाते हो ना ड्राइंग, ड्राइंग में क्या करते हो आप, एक नदी बना दी, पहाड़ बना दिए और पेड़ बना दिए, एक घास का मैदान बना दिया, तो हम उसे बोलते हैं लैंडस्केप। तो उसको जो है प्राकृतिक रूप से दर्शाना पेंटिंग में छोटे छोटे ब्रश का यूज करके, और ऐसे विविड कलर होता है कि बहुत ब्राइट कलर यूज करके उसको नेचुरल दिखाना ही इम्प्रेशनिज्म कहा गया है, या प्रभाववादी आर्ट कला कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, अजंता में कुल 32 गुफाएं हैं, सही और गलत, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल गलत। अजंता में पूर्ण एवं अपूर्ण गुफाएं मिलाकर 30 टोटल गुफाएं, और एलोरा भी एक गुफा है वहां पर भी है, और जहां पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, और किस काल की है वो, बौद्ध काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश अजंता भित्ति चित्र, अब भित्ति चित्र क्या है मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया आपको, वॉल पेंटिंग होती है जिसे हम कहें कि ऑफिशियली कहें, या फिर कह सकते हैं कि आपकी किताब में उसको इंग्लिश में मूरल पेंटिंग कहते हैं, जो दीवार पर बनाई जाती है। किस पर, घर की अंदर की दीवार पर आप कोई चित्रकारी बनाते हो तो हम भित्ति चित्र बोलेंगे या मूरल पेंटिंग बोलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश अजंता भित्ति चित्र वाकाटक काल में बनी, सही और गलत, बिल्कुल सही, वाकाटक काल में बनी, यानी वाकाटक एक राजवंश था, अपने एरिया में राज करते थे। आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पर तो मैप में दिखाया गया कि जो पूरा ये मध्य भारत का एरिया है, इसमें एक वाकाटक राज्य था और इसका साम्राज्य भी था। वाकाटकों ने 3वीं शताब्दी यानी 3वीं शताब्दी सदी के मध्य से 6ठी सदी तक का शासन किया, यानी कि 300 AD से बात कर सकते हैं हम, और 600 AD तक राज किया था, लगभग 300 साल तक। नेक्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है आपका, यानी कि रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान जो है वो कैसे भरे जाते हैं, आपका जो पेपर आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, वैकल्पिक, इसमें विकल्प मिलेगा। पैसेज पूछ लेगा, ये पैसेज होगा पूरा एक आपके किताब में से, बुक में से एक किसी भी चैप्टर का पूरा एक पार्ट निकालकर आपको दे देंगे क्वेश्चन पेपर में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह के, और उसके अंदर भी क्या होगी, इंटरनल यानी कि आंतरिक रूप से ऑप्शन होगा अथवा का, आपको या तो इसमें से ए करना है या बी करना है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। गुप्ता पीरियड इज कंसिडर अ गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर इट्स डैश स्टाइल, यानी कि जो गुप्ता काल है वो अपने समय के स्वर्णिम काल माना जाता है, किस कला के लिए। तो देखिए पैसेज में क्या लिखा हुआ है, द गुप्ता पीरियड्स आर्ट इज अ मेस्मराइजिंग ब्लेंड ऑफ द ट्रेडिशन एंड इनोवेशन एंड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट। दिस पीरियड्स आर्ट इज नोन फॉर द इट्स क्लासिकल स्टाइल, परंपरागत तरीके के लिए जानी जाती है। सही आंसर क्या होगा, क्लासिकल स्टाइल। डैश वॉल पेंटिंग्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इस प्रकार की पेंटिंग थी। वॉल पेंटिंग किस तरह की, यहाँ देखिए, विद ईच स्ट्रोक ऑफ द ब्रश द आर्टिस्ट वीव्स नैरेटिव दैट ट्रांसेंड्स द टाइम, कनेक्टिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट। इट्स अ मास्टर ऑफ द कलर एंड फ्रॉम क्रिएट्स अ सिम्फनी ऑफ द इमोशंस इवोकिंग फीलिंग्स ऑफ द जॉय एंड कंटेम्पलेशन। अजंता वॉल यहाँ से लिया गया है। अजंता वॉल पेंटिंग इज द टेस्टामेंट टू द एंड्यूरिंग पावर ऑफ द क्रिएटिव एंड ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड्स, इंस्पायर एंड कैप्टिवेट्स ऑल हु हैव प्रिविलेज टू विटनेस इट। इसी बात हो रही है यहाँ पर अजंता वॉल पेंटिंग्स। अब अजंता की गुफाएं थी, मैंने बताया आपको, मैंने तो वहां पर ही वॉल पेंटिंग ज्यादा की गई थी। एन इंपॉर्टेंट टेंपल इज साइट ऑफ द पल्लव डायनेस्टी इज शोर टेंपल। आप पैसेज पढ़ोगे तो दिखेगा आपको वहां पर शोर टेंपल इसका राइट आंसर है। शोर टेंपल मतलब होता है जो किसी समुद्र किनारे बनाया गया है, किसके, सी कोस्ट पर बनाया गया है, तो उसे हम बोलते हैं शोर टेंपल। तो पल्लव डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट टेंपल है, ये इंपॉर्टेंट टेंपल साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोला आर्टिस्ट एक्सेल्ड इन द डैश टेक्निक। जो चोला आर्टिस्ट थे वो किस टेक्निक में माहिर थे। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर इसका लोस्ट वैक्स प्रोसेस। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत रियलिस्टिक बनाना। 3D इमेज में हम 2 डाई लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज बनानी हो तो उसके लिए क्या होगी, एक डाई होगी और उस 2 डाई 2 पार्ट होंगे और उसमें कुछ भी पदार्थ डालकर, मेल्टिंग मेटल डालकर उसको ढाला जाता है। अगर हम बात करें, हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, ज्वेलरी ऐसी बनती है कि उसको पहले पिघला लेते हैं, मेटल को पिघलाकर उसे किसी ढांचे में डालते हैं, डालने के बाद उसे आकार देते हैं, जो आकार का ढांचा है उसे बोलते हैं लोस्ट वैक्स प्रोसेस। चोला आर्टिस्ट जो थे लोस्ट वैक्स प्रोसेस के बड़े माहिर, ढांचों में ढालकर
चीजें बनाई जाती थी, या स्कल्पचर हो या मूर्ति हो, कुछ भी हो वो ढाल कर बनाते थे, बिल्कुल एक्यूरेट शेप बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ड्यूरिंग डैश मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट इमर्ज्ड, पूछ रहा है किस काल में मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट इमर्ज्ड होता है, बनता है, विकसित होता है। तो इसमें 19th और 20th सेंचुरी। पल्लवास ब्लेंडेड चालुक्यास एंड डैश स्टाइल, पल्लवास ने चालुक्यास और किस के स्टाइल को ब्लेंड करके अपना आर्ट बनाया, का आंसर है वो है द्रविडियन स्टाइल को और चालुक्यन स्टाइल को मिक्स कर उन्होंने अपना खुद का स्टाइल बनाया पल्लव्स। पल्लव्स कौन थे, ये एक राजवंश है की डायनेस्टी थी जो दक्षिण भारत में राज करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश नॉन फॉर दी देयर एग्जीक्यूसाइड रॉक कट टेम्पल्स एंड इंट्रिकेट स्कल्पचर, कौन लोग जो हैं अपने रॉक कट यानी कि किसी पत्थर को काट कर टेम्पल बनाने का और उसको आकार देने का के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या है, पल्लवास। पल्लवास जो थे यानी कि पल्लवा डायनेस्टी थी जो दक्षिण भारत में थी, वो लोग जो है किसी भी पत्थर को पूरा काट कर टेम्पल बनाते थे। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, अगर दक्षिण भारत में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जो पूरे के पूरे एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। दक्षिण भारत में एक टेम्पल है, वो भगवान शिव का टेम्पल है, वो जो पूरा टेम्पल है मतलब पूरे पहाड़ को काट कर कार्व करके बनाया गया है। तो देखिए उस समय कितनी बड़ी कलाकारी थी, बिना किसी इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट के जो आज हमें उपलब्ध है, उस समय नहीं थे। आज से करीबन 1500 साल पहले, 1000 साल पहले इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिर भी इतनी अच्छी तरह से कार्व कर किसी टेम्पल को बनाना, किसी मूर्ति को बनाना बहुत ही अद्भुत कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है डैश ऑफन डिपिक्ट डाइटीज फ्रॉम हिंदुइज्म कैप्चरिंग देयर डिवाइन ग्रेस। डैश ऑफन चोला आर्ट जो है आमतौर पर क्या करती है, डिपिक्ट डाइटीज फ्रॉम हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म के जो डाइटी है यानी कि जो भगवान है, देवी देवता है, उनको जो है अपनी कला में दर्शा देते। ये सब आपके यहाँ पर आंसर है, आप देख सकते हो और मैच भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है नृत्यांगना मूर्ति की ऊंचाई डैश है। अब नृत्यांगना मूर्ति क्या है, हमने जब इंग्लिश में देखा था क्या था, डांसिंग गर्ल, हम डांसिंग गर्ल बोलते हैं उसको और हिंदी में बोलते हैं नृत्यांगना। उसकी ऊंचाई कितनी है, 4 इंच। अब इसकी खास बात एक ये है कि ये 4 इंच की मूर्ति तो है, बट ये बताया जाता है कि दिखने में 4 इंच से काफी बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है अजंता के भित्ति चित्रों का विषय मूल रूप से कहां से लिया गया है। अब अजंता की गुफा क्या है, भित्ति चित्र क्या है, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। आंसर देखिए धार्मिक विषय की चित्रकारी की गई है। तो जितना भी आप वहां पर मूरल पेंटिंग देखते हो या भित्ति चित्र देखते हो वो किसी न किसी भगवान का है, ज्यादातर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय कला के इतिहास में डैश को स्वर्ण युग कहा जाता है। किस कला के काल को, गुप्तकालीन युग को। जो गुप्तकालीन युग था, जब गुप्ता साम्राज्य था, तो उस समय जो है भारतीय कला बड़ी अच्छे से विकसित हुई और उसको गोल्डन पीरियड कहा गया। तो देखते हैं कि ये गुप्त काल क्या था, गुप्त वंश क्या था। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला का विकास हुआ और भारत में सोना चांदी काफी आया, इसलिए स्वर्णिम युग कहा जाता है। और ये बिल्कुल ही मौर्यन काल के बाद जो है साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य था, उसके बाद जो है ये राजवंश आता है और राज करना शुरू करता है उत्तर भारत पर। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो पूरा ये कैसे दिखाया गया है गुप्ताकालीन एम्पायर। तो करीबन हमारे इतने बड़े एरिया को जो है गुप्ता एम्पायर माना गया है। तो लगभग हमारे आधे भारत को कवर करता है जो उत्तर भारत का पार्ट है। डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें पहला पार्ट आपका है 2 मार्क क्वेश्चंस यानी 2 नंबर के प्रश्नस। तो पहला प्रश्न इसमें है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अजंता पेंटिंग। अजंता चित्रकला के लक्षणिकताएं क्या है, यानी कि अजंता की जो पेंटिंग है उनकी क्या विशेषता है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए क्या है, अजंता कहां पर है, एलोरा कहां पर है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये एक गुफाएं हैं यानी कि केव्स हैं और जिनके अंदर भित्ति चित्र बनाए गए, उनकी विशेषता पूछी गई है यहाँ पर। आंसर है अजंता पेंटिंग्स वर डन इन द 2 फेजेस, हीनयान और महायान, जो कि बौद्ध धर्म के सेक्ट है यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर 2 पंथ हैं जिनके अपने अलग अलग विश्वास हैं और ये क्या है क्या नहीं है यहाँ ऑलरेडी हम जो है स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग और एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अजंता पेंटिंग हैव बीन डन इन द टेम्परा टेक्निक। अभी टेम्परा टेक्निक क्या जी, अजंता की पेंटिंग जो टेम्परा टेक्निक से की गई है। और मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया था टेम्परा टेक्निक है क्या। अगर मैं आपको बहुत इजीली समझाऊं तो कोई भी कोई चिपचिपा बता लो, चिपचिपा जो एक ग्लू टाइप का होता है। अब उसमें आप क्या करोगे, वाटर कलर उसको आप मिला दोगे इसके अंदर, तो क्या होगा, एक ग्लू टाइप का कलर बन जाएगा। उस कलर से जो है वॉल पर पेंटिंग होती थी, क्या होती थी, पेंटिंग करते थे। तो उसे बोलते थे टेम्परा टेक्निक से की गई पेंटिंग, यानी किसी चिपचिपा पदार्थ में कलर को मिलाकर दीवार में पेंटिंग करना ही टेम्परा टेक्निक कराती थी। सिंपल सा, ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट, द थीम्स ऑफ द पेंटिंग आर रिलीजियस, कि धार्मिक थी और इमेजिनेटिव भी थी, यानी कि चित्रकों के विषय धार्मिक होने के साथ साथ काल्पनिक भी थे, यानी कि जो पेंटर ने कल्पना में जो सोचा वो बना दिया। ज्यादातर पेंटिंग होगा किसी धर्म से लेना देना नहीं था। आप यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दिया गया आपकी बुक में है, इसका नाम है ब्लैक प्रिंसेस। तो ये कोई एक ब्लैक प्रिंसेस है, तो
किसी इसका धर्म से लेना देना नहीं है। ये एक तरह की ब्लैक प्रिंसेस है, और ब्लैक प्रिंसेस नाम क्यों, क्योंकि ये प्रिंसेस है और उसका कलर जो है इसका डार्क कॉम्प्लेक्स है, ब्लैक कलर दिखाया गया है, तो इसलिए टाइटल इसका ब्लैक प्रिंसेस। उसके अलावा आर्टिस्ट अननोन है, ठीक है। मीडियम वॉल पेंटिंग है, मूरल पेंटिंग थी। भित्ति चित्र क्या होता है बताया मैंने आपको। फाइंडिंग साइट अजंता, 21 काल में गुप्ता वाकाटका पीरियड, 20 फीट से लेकर 6 फीट अप्रोक्स इसकी हाइट और वेट है। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन क्यूबिज्म? घनवाद की व्याख्या आप कैसे करेंगे? अब घनवाद है क्या, शुरू में मैंने आपको बताया था क्यूबिज्म। तो क्यूबिज्म जो है एक आर्ट मूवमेंट था, यानी कि एक कला का आंदोलन था। इसमें क्या था, जब भी कोई पेंटिंग बनाई जा रही थी, अब पेंटिंग को जो है एक अलग तरीके से बनाया जाने लगा, क्यूबिक शेप्स में, यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते हुए पेंटिंग बनाई जाने लगी। अब उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको दिखाना कैसे, एक ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल क्या होता है, गणितीय शेप, यानी कि लाइंस, क्यूब्स, ये सब इनका यूज करते हुए, सिलेंडर एंड प्रिज्म, इन सब के यूज करते हुए पेंटिंग को बनाया जाता था। देखिए मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है। क्यूबिज्म कला का एक शैली है जो परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप, वस्तुओं, लोगों को विषय के रूप में लेती है और उन्हें ज्यामितीय आकृतियों में दर्शाती है। लगभग 1997 यानी कि 1907 में पेरिस में शुरू हुई थी। इसका मतलब यह है। तो मीनिंग क्लियर होगा आपको। क्यूबिज्म क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में, मैन विद वायलिन इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्यूबिस्ट आर्ट। इसने बनाई थी पैब्लो पिकासो ने बनाया था, बहुत फेमस पेंटर है और क्यूबिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े जनक माने जाते हैं। मीडियम क्या है, किस माध्यम से बनाई गई है, ऑयल ऑन कैनवास, यानी कि ऑयल पेंटिंग है, ऑयल कलर का यूज किया गया है। और कैनवास यानी कि एक ऐसे सपाट पेपर होता है मोटा, जिसे कैनवास कहते हैं, उसके ऊपर इसको बनाया गया था। कब बनाया गया, 1912 में, यानी कि 1912 बनाया गया। इसकी हाइट वेट क्या है, 100 सेंटीमीटर लेकर 73 सेंटीमीटर। कहां पर है, फिलाडेल्फिया म्यूजियम आर्ट ऑफ द यूएस। विशेषता क्या है इसकी, देखो, इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द एनालिटिकल क्यूबिज्म बाय द पिकासो। बहुत अच्छा एग्जांपल है एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक घनवाद का। फॉर्म ऑफ मैन एंड वायलिन आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स डिपिक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अगर आप इस पेंटिंग देखो मैन विद वायलिन में, तो आपको बिल्कुल क्लियर कुछ नहीं दिखाई देगा। पेंटिंग ऐसे बनाई गई है कि जो भी आर्ट लवर है जो इस पेंटिंग को देखेगा, तो वो अपने हिसाब से उसको जोड़ने का प्रयास करेगा, अपने दिमाग से उसको देखने का प्रयास करेगा। इस पेंटिंग खास बात ये होती है। द फॉर्म आर इन द ज्योमेट्रिकल शेप, बिल्कुल। कलर आर ब्राउनिश एंड ग्रीनिश, जो इसका कलर है वो ब्राउनिश और ग्रीनिश है, यानी कि भूरे रंग का और हरे रंग का ही कलर का ज्यादा उपयोग किया गया। थीम इसकी यही है। दिस सेकंड फेज ऑफ द क्यूबिज्म, ये जो है सेकंड फेज था क्यूबिज्म का, जब ये पेंटिंग बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रामपुरवा बुल कैपिटल। रामपुर वृक्ष स्तंभ शीर्ष का सामान्य परिचय दीजिए। अब ये रामपुरवा बुल कैपिटल क्या था, ये भी जो है मौर्य कालीन यानी कि मौर्यन साम्राज्य में बनाया गया एक पिलर का पार्ट है, यानी कि स्तंभ का पार्ट है। तो देखिए क्या है ये, तो बुल कैपिटल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पिक्चर इसकी यहाँ पर स्कल्पचर है, मूर्ति है। बुल कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर अमंग द अशोकन कैपिटल्स। जो अशोकन काल में, यानी कि सम्राट अशोक कौन थे, ये बहुत बड़े ग्रेटेस्ट यानी कि बहुत महान शासक थे मौर्य साम्राज्य के। इन्होंने सबसे बड़े क्षेत्र पर राज किया और सबसे लंबे समय तक किया, इसलिए इन्हें महान कहा जाता है। और इनके समय में भी ऐसी बहुत सारी कलाकृतियां बनाई गई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज रामपुरवा बुल। इसे रामपुरवा बुल के नाम से जाना था, क्यों, क्योंकि जहां पर ये पाया गया उस जगह का नाम रामपुरवा था। और ये कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है, चंपारण जिले के पास। द प्लेस फ्रॉम वेयर इट फाउंड, जहां पर ये पाया गया उसके नाम से इसको रखा गया। दिस इज कंप्राइजेस ऑफ बेल शेप। अब यहाँ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसा है, तो बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस, यानी कि एक उल्टा कमल का फूल जैसा बेल है, यानी कि घंटी की तरह बनाया गया है। उसके अलावा एक एबेकस है, इसे बोलते हैं एबेकस, एक तरह का एक फलक है जिसके ऊपर बुल बनाया गया। उसके ऊपर मैजेस्टिक बुल है, पॉलिश करके बनाया गया है, यानी कि आप शाइन देख सकते हो कि पहले कार्विंग की गई, उसके बाद इसे पॉलिश की गई, इसको साइन करा गया। देयर आर प्लान डिजाइन अराउंड द एबेकस। एबेकस पे आप ध्यान से देखो, आपके उस बुक में होगा, तो बुक में आप बड़ा पिक्चर देखोगे तो दिखाई देगा कि यहाँ पर फूल पत्तियां बनाई गई है। द फिगर ऑफ द बुल डोमिनेट्स ओवर द लोटस एंड द एबेकस। अगर आप देखो तो बुल का जो फिगर है एक बड़ा प्रभावकारी है, दमन दिखा रहा है। किस पे दमन दिखा रहा है, अपना लोटस पर। एक तरह से साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है, इसलिए ऐसे पिलर बनाए गए थे जो साम्राज्य की महानता को दर्शाए और राजा के प्रभुत्व को दर्शाए, इसका प्रतीक होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, चूज एनी वन पेंटिंग ऑफ द कैंडिस्की एंड डिस्क्राइब इट। अब बोल रहा है कि कैंडिस्की की कोई एक चित्र को चुनकर उसका वर्णन कीजिए। अब पूरी बुक में तो भाई एक ही पेंटिंग है जिसको हमें जानना है, तो सब पेंटिंग और पढ़ना भी नहीं है, तो वहां से देखिए बुक में क्या है, ब्लैक लाइंस उसकी फेमस पेंटिंग है जिसको डिस्कस किया गया है। तो ब्लैक लाइंस जो है वैसिली कैंडिस्की ने बनाया है। ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास क्या होता है, जो किसी बड़ा पेपर पर, मोटे पेपर पर ऑयल पेंटिंग्स यानी कि तेलीय जो कलर होते हैं उनका उपयोग करके बनाई जाती है। कब बनाई गई, दिसंबर 1913 बनाई गई। और 4 इंच से लेकर 4 इंच तक इसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई है। कलेक्शन क्या है, सोलोमन आर गुगनहैम म्यूजियम न्यूयॉर्क में इसका रखा गया है, कलेक्शन है। बात करते हैं इस पेंटिंग की खास बात क्या है, तो देखो हिंदी में देख लेते हैं। प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कैंडिस्की ने गर्म रंगों के कुछ टुकड़ों पर काली रेखाओं के समूह के साथ इस पेंटिंग की रचना की है। बात कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आपने कोई बनाई चीजें, ना तो कोई उसका ऑब्जेक्ट है, ना किसी भी वो महिला की पिक्चर है, ना किसी नेचर की पिक्चर है, कुछ भी नहीं है, उसका मतलब भी नहीं है, मीनिंगलेस है। आपको लगा चित्रकार, आपको लगा क्या बनाना है, आपने अपने हिसाब से जो आप
दर्शाना चाहते हो बना दिया, उसे बोलते हैं मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जिसमें कोई भी मूर्त नहीं होती है। देखो नाम से पता लग रहा है अमूर्त कला, इसमें कोई मूर्त नहीं होती, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब इस पेंटिंग में बहुत विविड कलर यानी कि बहुत ही वार्म कलर का उपयोग किया और ब्लैक लाइंस का उपयोग करके बनाया गया। पर पत्थर किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जो ये पेंटिंग है डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इसलिए दिस पेंटिंग इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन एंड द ज्योमेट्री, सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। सो ये पेंटिंग जो है केवल अमूर्तता और ज्योमेट्री का संयोजन है, इसलिए ये एक अमूर्त पेंटिंग है। अब ज्योमेट्री क्या है, इसमें कुछ ऐसी आकृतियां भी है जो थोड़े से ज्योमेट्रिकल शेप को दिखाता है। तो ये इस तरह से ब्लेंड की गई है, आपस में ऐसे कनेक्ट हो रही है कि लगता है ये जो कलर है एक तरह से फूल के पार्ट है, यानी कि कोई फ्लावर है। और अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जो ये कलर जो है धब्बे हैं ये एक तरह से थंब इंप्रेशन लगते हैं, यानी कि किसी अंगूठे से कलर लगाकर लगाया गया हो ऐसे देखो। और ये लाइन जो है इनको आपस में कनेक्ट करती है। इस पेंटिंग की खास बात ये है। तो आपको कोई भी पेंटिंग लेनी है, पर कैंडेस्की की बात हो रही है तो उसकी फेमस पेंटिंग ब्लैक लाइन्स है जो आपकी किताब में डिस्कस की गई है, उसको आप लेना है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, नेम फ्यू आर्टिस्ट ऑफ दिस ग्रुप। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे हम शॉर्ट में PAG भी कह सकते, वाज अ ग्रुप ऑफ मॉडर्न आर्टिस्ट, यानी आधुनिक कलाकारों का एक ग्रुप था, मेनली बेस्ड ऑन बॉम्बे में बना था। फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन 1947 1947 से बन गया था। इसका उद्देश्य सिंपल सा ये था कि जो मॉडर्न आर्ट है इंडिया की उसको प्रमोट करना, आर्ट गैलरीज लगाना, जिसे प्रदर्शनी बोलते हैं। जितने आर्टिस्ट अपनी कला को यहाँ पर लगाएं, लोगों को दिखाएं, उसका प्रचार करें और उनकी जो मूल्यता है यानी कि उनके वैल्यूज है उनका प्रचार करें, उनको प्रमोट करें। अब देखिए इसके फाउंडिंग मेंबर कौन है, तो इसमें जो सबसे फेमस है वो है FN सोजा, उसके अलावा MF हुसैन, KH आरा, SK बाकरे, HA गाडे, SH राजा। FN सोजा, MF हुसैन और SH राजा, ये मेन 3 इसके फाउंडर हैं। FN सोजा ने कौन सी पेंटिंग बनाई जो आपकी बुक में है, कमेंट में बताइए, रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सन टेंपल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड, हु बिल्ड दिस टेंपल। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का नाम आ गया यहाँ पर, और कोणार्क कहाँ पर है, ओडिशा में। जो लोग ओडिशा से उन्हें पता होगा कोणार्क कहाँ पर है। सो इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द इंडिया, भारत के जो पश्चिमी शोर यानी किनारा है समुद्र का, वहां पर ये बना हुआ है। कोणार्क सन टेंपल इसका नाम है। वाज बिल्ट इन द ओडिशा बाय द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, किसने बनवाया, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बना, और इसका 13th सेंचुरी का किसने बनवाया, नरसिम्हा देवा फर्स्ट, प्रथम। तो नाम दो याद रखना, ओडिशा में बना हुआ है, किस डायनेस्टी में बनाया, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी और नरसिम्हा देव फर्स्ट। इसकी खास बात एक ही है कि सन टेंपल कोणार्क, आपके जो 10 रुपए का नोट है, जो नया नोट है ना, उसके पीछे ये चित्र बना हुआ है जो दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी प्राचीन कला है उसका प्रचार किया जा रहा है, और होना भी चाहिए, हमारी संस्कृति का प्रचार होना चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ सैल्वाडोर डाली, व्हाट टेक्निक डिड ही बिल्ड या डेवलप। सैल्वाडोर डाली की शैली क्या है, उसने क्या तकनीक अपनाई। सो ही इज अ फेमस सररियलिस्ट पेंटर। सररियलिस्ट पेंटर यानी कि अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद होता है यथार्थवाद यानी वास्तविकता से परे की बात, उसका जो रियल चीज है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ये आपकी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें कि बुक में पेंटिंग है जिसका नाम है प्रेसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, वो सैल्वाडोर डाली ने नहीं है। तो पेंटिंग जो आपकी नाइटमेयर को दिखा रही है, सपने को दिखा रही है, जो आपकी वास्तविकता से बड़ा दूर है, बुरे सपने को दर्शाती है। तो ऐसी पेंटिंग जो असल जिंदगी में क्या उससे परे की चीज है, जो वास्तव में नहीं होती, असली में नहीं होती। He was also filmmaker and writer. He mastered the academic style and he adopted the highly realistic technique. कौन सी टेक्निक को उसने अपनाया, हाईली रियलिस्टिक टेक्निक को डेवलप किया और मास्टर भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेनेसेंस, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड। अगर हम बात करें रेनेसेंस इज वर्ड व्हिच मींस रीबर्थ, तो हिंदी में मतलब होता है पूर्ण जागरण क्या है। अब देखो बोलोगे कि सर पूर्ण जागरण है क्या, सिंपल सी बात है, यूरोप के अंदर 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में होता क्या है, जो धार्मिक अंधविश्वास है मध्यकाल में बहुत ज्यादा प्रचलित, लोग इतने अंतधर्मी हो गए थे, जो चर्च ने कह दिया उसको मान लेते थे। अब बदलाव आना शुरू हुआ 15वीं 16वीं शताब्दी में। अब लोगों ने इन बातों को ठुकराना या नकारना शुरू किया, साइंटिफिक थ्योरीज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, वहीं पर ही आर्ट कल्चर अभी जन्म होने लगा, यानी कि जो यूरोप की आर्ट कल्चर साइंस वो दोबारा से आने लगी, इसलिए रीबर्थ हुआ। इसी समय में thus it stand to depict revival of the art, architecture and literature in the 14th and 17th century in the Europe. So Renaissance began with the revival of the interest in ancient classical culture of the Greeks and Romans. Ancient culture को दोबारा से रिवाइव करने की बात हो रही है, जो बहुत अच्छा था, जो कला पर ध्यान देता था, आर्ट पर फोकस करता। This period was known for new experiment, power of reasoning, laws and discoveries. काल की खास बात यह है, इस समय में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, साइंस की थ्योरीज डेवलप हो रही थी, फिलॉसफी में काफी विकास हो रहा था, राजनीतिक तौर पर काफी बदलाव आ रहे थे, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी इस काल में। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, एक आता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में होता है। इस काल की ये विशेषता है, बड़े बड़े कानून नियम बनाए गए, डिस्कवरीज होती है, नई नई खोज होती है, तो इस काल की खास बात है जिसे अलग बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेस द रोल ऑफ KCS पानिकर इन डेवलपमेंट ऑफ द कंटेम्परेरी आर्ट इन द साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की समकालीन कला के विकास में KCS पानिकर की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। KCS पानिकर कौन है, दक्षिण भारत के बहुत इन्फ्लुएंशियल या कहें कि बड़े कलाकार थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में कला है वहां पर जो है बड़ा योगदान दिया है कला का प्रचार करने में। KCS पानिकर कुड बी टर्म्ड एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पायनियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्परेरी आर्ट मूवमेंट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में कला का विकास करने में और वहां के प्रभावकारी कलाकार माने जाते हैं। सो ही वाज आल्सो ग्रेट टीचर, बड़े महान शिक्षक थे, हु इंस्पायर्ड मेनी
पेंटर्स फ्रॉम साउथ एंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट आर्टिस्ट विलेज। सबसे बड़ा योगदान यह था साउथ दक्षिण भारत में कला का निर्माण करने में। उन्होंने एक चेन्नई में चोलामंडलम नाम का एक गांव बनाया, ऐसा वातावरण बनाया जहां पर लोग आर्ट कल्चर सीखते हैं, लोग रह सकते हैं, अपनी कला का विकास कर सकते हैं, नई थ्योरी बना सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक गांव का निर्माण कर दिया, इनकी बड़ी खास बात थी। उसके अलावा आपकी जो बुक में इनकी पेंटिंग है वो ये वाली है, जिसका नाम है वर्ड्स एंड सिंबल, यानी कि शब्द और चिन्ह। तो वर्ड्स एंड सिंबल पेंटिंग है नाम। पेंटिंग के अंदर शब्द है और कुछ सिंबल्स है। तो ये पेंटिंग जो है इसी लकड़ी के बोर्ड पर बनाई गई है, ऑयल पेंटिंग है। 1965 में ये बनाई गई थी, पानीकर ने ये बनाई है और इस पे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। उसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज में उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसमें उर्दू भी लिखी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। सिंबल और वर्ड्स का ही मिक्सचर है और कुछ नहीं है, और डिफरेंट टाइप की पेंटिंग। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस। इसमें बात करेंगे लॉन्ग आंसर्स की, जिसमें आपको कैसे आंसर लिखना है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं यानी 3 और 4 मार्क्स, तो इनमें आपको बड़ा ही आंसर लिखना होता है। तो इनको मैंने मिक्स किया है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। चलिए देखते हैं इनमें कौन से क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका है राइट एंड एप्रिशिएट एसे ऑन राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के बारे में आपको प्रशंसनात्मक निबंध लिखना है, यानी कि उनके बारे में बताना है कि उन्होंने अपनी आर्ट के बारे में, आर्ट को कैसे विकसित किया है, आर्ट की कला की क्या विशेषताएं है, उनकी क्या अच्छाई है। इसका आंसर, सो ही वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट ऑफ इंडिया विद द रेवोल्यूशनरी विजन। यस, रेवोल्यूशनरी विजन यानी कि बहुत ही क्रांतिकारी उनका दृश्य हुआ करता था, यानी अलग तरीके से आर्ट को बनाते थे। ही गेन रेपुटेशन फॉर हिज ऑयल एंड वाटर कलर टेक्निक्स। ऑयल एंड वाटर कलर टेक्निक्स को यूज करते हुए पेंटिंग करते थे। ऑयल क्या होता है, जो ऑयल कलर्स होते हैं, और उन पर वाटर कलर्स का भी यूज करते थे। इनकी जो पेंटिंग है वो इंडियन माइथोलॉजी से बड़ा इंस्पायर्ड थी। इंडियन माइथोलॉजी होती है जो भारतीय पौराणिक कथाएं हैं, राइट, जो भी भारतीय पौराणिक कथाएं उनसे इंस्पायर्ड या जो कहानियों में लिखा हुआ है उनसे इंस्पायर्ड होकर वो चित्र बनाते थे कि वहां के कैरेक्टर्स का। सो ही पोर्ट्रेट इन द सीरीज ऑफ हिज वर्क्स, यानी कि अपने काम में, अपनी कलाओं में उन्होंने इंडियन मैथोलॉजी से ही टॉपिक को या सब्जेक्ट मैटर को लिया है। कहानियां हैं दुष्यंता, शकुंतला, नाला, दमयंती एंड फ्रॉम द एपिक ऑफ महाभारत, यानी कि जो महाभारत है, महाकाव्य है। आप जानते हो महाभारत क्या है, जिसके अंदर पांडव कौरवों के बीच में युद्ध होता है। इसमें अर्जुन है, भगवान कृष्ण है, दुर्योधन है, धर्मराज युधिष्ठिर है, भीम है, द्रौपदी है, राइट। सो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वहां से भी इन्होंने कैरेक्टर्स लेकर चित्रण किया है। तो उनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो है हंसा दमयंती। हंसा दमयंती, आप देखो इसमें कैसे एक लेडी को, यानी कि महिला को रेड साड़ी में दिखाया गया है, जो कि नला दमयंती कहानी से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर नला जो है वो लवर है, इसका प्रेमी है। दमयंती को नला ने अपना प्रेम पत्र भेजा है हंस के द्वारा। इस पेंटिंग में ये दर्शाया गया कि हंस नला का जो प्रेम पत्र है वो दमयंती को सुना रहा है, और दमयंती कितने शांत भाव से खड़े होकर कहानी को या प्रेम पत्र को सुन रही है। बड़ा सुंदर चित्र इसमें किया गया है महिला का, आप यहाँ पर देख सकते हो। राजा रवि वर्मा ने ये पेंटिंग को बनाया था। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ दुष्यंत, शकुंतला, नला, दमयंती कहानियां और महाकाव्य महाभारत के प्रसंगों को चित्रण करने वाला अपने चित्रों के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। इनकी खूबियां हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द पेंटिंग नाइट वॉच मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस वर्क। नाइट वॉच क्या दर्शाता है, इस कार्य की महत्व की लक्षणिकताएं दर्शाइए, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए आंसर, नाइट वॉच पेंटिंग क्या है। दिस पेंटिंग इलस्ट्रेट द यंग कैप्टन गिविंग ऑर्डर टू हिज लिeutenant टू मार्च दिस कंपनी सिविलियन। तो सिंपल सी बात है, अगर इस चित्रण यानी कि पेंटिंग की बात करें तो ये पेंटिंग दर्शाती है कि कैसे जो सिविलियन कंपनी है, यानी कि जो ये बेड़ा है वो मार्च कर रहा है, यानी कि यात्रा कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हमने विक्ट्री प्राप्त की है। ये जो पेंटिंग है, अगर पर्टिकुलर सी बात करें तो टाइटल इसका द नाइट वॉच, नाइट यानी कि रात के दृश्य को दर्शाती है, बट ऐसा नहीं है। इस पर एक वर्निश लगी गई है, बिल्कुल डार्क वर्निश लगाया गया इस पेंटिंग के ऊपर। जब पेंटिंग पर ये डार्क वर्निश हटा था तो ये बताया गया कि ये जो सीन है ये कोई नाइट यानी रात का दृश्य नहीं है, ये तो एक डे का दृश्य है। तो जिस पे ये पदार्थ लगा हुआ था डार्क कलर का, तो उससे लगता था जो पेंटिंग है नाइट यानी रात के दृश्य दिखाती है, पर वास्तव में रात का नहीं है बल्कि डे का है। इसका आर्टिस्ट रेम्ब्रेंट ने इस पेंटिंग को बनाया है, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग क्या होती है। उसके अलावा रेनेसांस टाइम की है एंड पेंटेड ड्यूरिंग द 1642 1642 में पेंटिंग बनाई गई थी और कहां पर रखी है, रिजिक म्यूजियम एम्स्टर्डम। अगर बात करें इस पेंटिंग की तो रेम्ब्रेंट्स नाइट वॉच इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ वर्ल्ड आर्ट, यानी कि जो नाइट वॉच है वो विश्व कला की सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है। एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इंटेंस लाइट एंड शेड, यानी कि इसके अंदर जो लाइट एंड शेड का यूज किया गया है बड़ा ही भव्य तरीके से किया गया है। बात देखिए लाइट एंड शेड क्या होता है कि किस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो, किस चीज को आप शेड में डाल रहे हो, डार्क में कर रहे हो। अगर बात करें इस पूरी पेंटिंग की तो ध्यान से देखो, इसमें जो कैप्टन है, ये वाले कैप्टन, तो कैप्टन ब्लैक और रेड ड्रेस के अंदर है। वहीं पर आप दो लोगों को देखो बड़ा हाईलाइटेड है, एक पर्सन ये है और एक यहाँ छोटी लड़की है, तो दोनों जो येलो ड्रेस में, और ये दर्शाता है विक्ट्री, इट सिंबलाइज द कलर ऑफ विक्ट्री। ये विजय का कलर है, यानी कि उन्होंने विजय प्राप्त किया उसको दर्शाता है। यहाँ पर यहाँ तक देखो तो यहाँ पर एक डेड चिकन भी है, यानी कि मरा हुआ चिकन है, जो ये दर्शाता है एनिमी की डिफीट को, यानी कि जो दुश्मन है उसकी हार को दर्शाता है कि वो कैसे हार गया है।
तो ये पूरा जो दृश्य है, अगर इसे पीछे देखा जाए तो पीछे ड्रम बजाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं जो मार्च को एंथुसाइज कर रहे हैं, यानी कि एनर्जाइज कर रहे हैं, उत्साह वर्ग बना रहे हैं। तो इस पूरी पेंटिंग में इसको ही दर्शाया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, सिंबॉलिक यूज ऑफ दी कलर्स, बड़ा ही रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है, यानी कि जो येलो कलर है ये प्रतीक है विक्ट्री का, तो सिंबॉलिक कलर का यूज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू कंसिडर गंगेंद्र नाथ टैगोर एज अ क्यूबिस्ट पेंटर? एक्सप्लेन योर ओपिनियन। क्या आप गंगेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार मानते हैं? अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं जो गंगेंद्र नाथ टैगोर है वो क्यूबिस्ट पेंटर है या नहीं। तो आंसर में देख सकते हो आप कि गंगेंद्र नाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1867 इन द टैगोर फैमिली इन कोलकाता। ही वाज लीडिंग फिगर इन कंटेम्परेरी इंडियन पेंटर्स, यानी कि जो समकालीन भारतीय कलाकार है उनमें सबसे मुख्य पेंटर माने जाते हैं। और उनका जन्म 1867 में हुआ और टैगोर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्या ये रविंद्रनाथ टैगोर से बिलोंग करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? जिन्होंने हमारा देश का राष्ट्रगान लिखा है, जनगण। तो इसका आंसर जो है यस, ही बिलोंग्स टू रविंद्रनाथ टैगोर। कैसे? रविंद्रनाथ टैगोर के ये भतीजे माने जाते हैं, यानी कि ही इज अ नेफ्यू ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। ऑन वन हैंड सपोर्टेड हिज ब्रदर Rabindranath Tagore, and on other hand he showed his inclination towards the Cubist school of Europe. So later in his career he developed a distinct style of his own and his own brand of Cubism. इनका झुकाव हमेशा से वो क्यूबिज्म की तरफ रहा है। क्यूबिज्म क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करते हुए पेंटिंग की जाती है, यानी कि जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनका यूज करते हुए पेंटिंग बनाई जाती है। इन्होंने अपने ही तरीके का एक आर्ट कला बनाई क्यूबिस्ट को ब्लेंड करते हुए, यानी कि जो क्यूबिज्म है उसको ब्लेंड करते हुए विद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ही पेंटेड इमेजेस विद द ड्रामेटिक प्ले ऑफ लाइट एंड शेड। यस, इन्होंने भी जो है लाइट एंड शेड का बड़ा ही अच्छा यूज किया है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, देखो ना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यानी कि क्यूबिज्म, ये क्यूबिस्ट स्टाइल है। अगर जब भी आप बात करो ज्योमेट्रिकल शेप्स की या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की, तो ये दिखा रहा है आपको क्यूबिज्म आर्टिस्टिक स्टाइल। द ऑट्रियम जो इसकी फेमस पेंटिंग है जो क्यूबिज्म आर्टिस्टिक स्टाइल में बनाई गई है, ऊपर से साथ में ये एक एब्स्ट्रैक्ट भी है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक अमूर्त कला भी है जिसमें कोई भी मूर्त नहीं है, यानी कि जो पेंटर चाह रहा है अपने हिसाब से ही पेंटिंग को दर्शाता है। अब जो पेंटर है वो अपने दिमाग से देखना चाहेगा कि उसमें क्या दर्शाया गया है, तो एक कोई वास्तविक चीज नहीं होती है, बस ये कलर का ब्लेंड हो सकता है या फिर आर्टिस्ट की अपनी सोच हो सकती है। इट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द क्यूबिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज वर्क, यानी कि उनके काम पे क्यूबिस्ट जो स्टाइल है उसका अच्छा एग्जांपल दर्शाता है, अच्छा उदाहरण है। He created his work is cubistically broken forms like cubist, and then this painting particularly shows the fine blend of light and created dramatic effect with colors, and this work could easily be understood how there is abstraction in the shape। अब बात कर रहा है कि ये जो पेंटिंग है या जो वर्क है काम उनका, वो एब्स्ट्रैक्शन से भी समझा जा सकता है। अब देखो पेंटिंग कौन सी है। द ऑट्रियम पेंटिंग ये वाली है, इन्होंने बनाई थी, वेरी फेमस पेंटिंग है और आप इसको अपनी बुक में भी देख सकते हो, वहां पर बहुत क्लियर दिखाया गया होगा। तो ये ऑट्रियम जो पेंटिंग है क्यूबिस्ट स्टाइल में है, प्लस लाइट एंड शेड का यूज है, लाइट एंड शेड जैसे मैंने डिस्कस किया अभी। उसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि अमूर्त कला भी है। तो देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट भी है, लाइट एंड शेड का यूज भी कर रहा है और क्यूबिस्ट स्टाइल में भी है, तो अपना ही स्टाइल इन्होंने डेवलप किया है। तो हम कह सकते हैं ही इज अ क्यूबिस्ट पेंटर। और इसका एग्जांपल आपको ये बताना होगा, तभी प्रूव कर पाओगे उस क्वेश्चन को। थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो इसको कर सकते हो। आप इतना भी कर लोगे, इतना ही पढ़ के चले जाओगे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो भी आप इसको प्रूव या अच्छे से लिख सकते हो और आपको यहाँ पर पूरे 4 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा चित्र की व्याख्या कीजिए। तो सबसे बड़ी फेमस पेंटिंग है ये वर्ल्ड में, मोनालिसा। तो आप ये पेंटिंग देख सकते हो, मोनालिसा है। ये पेंटिंग की पर्टिकुलर्स क्या है, विशेषता क्या है? तो टाइटल इसका मोनालिसा है। तो मोनालिसा कोई रियल वुमेन नहीं होती है, ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। ये किसी कहानी से इन्होंने लिया था। मीडियम क्या है, किस माध्यम से बनी गई है? पेंटेड ऑन द पॉपुलर वुड इन ऑयल। ऑयल पेंटिंग से बनाई गई है, किस पे? पॉपुलर वुड पर, यानी कि किसी लकड़ी के सरफेस पे इसको बनाया गया है। स्टाइल क्या है इसका? रेनेसेंस स्टाइल की पेंटिंग है, रेनेसेंस काल में बनाया गया था, यानी कि पुनर्जागरण में बनाया गया था इसको। एंड पीरियड क्या है? यस, पेंटेड ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी एडी। कलेक्शन कहां पर किया गया इसका? लूव्रे म्यूजियम, पेरिस। पेरिस कहां पर है ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पेरिस कौन से देश में स्थित है। इसका उत्तर देना है, आंसर देना है आपको कमेंट के अंदर। क्या क्या खास बात है इसकी? द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द हाई रेनेसेंस पीरियड पेंटेड बाय द लियोनार्डो दा विंची। विंची ने इस पेंटिंग को बनाया है। हाई रेनेसेंस की बड़ी पेंटिंग है। नाउ हाई रेनेसेंस क्या था? जब पेंटिंग है कि आर्ट का बड़ा प्रचार प्रसार होता, बड़े चरम सीमा पर था, तो उस समय की पेंटिंग है। सो इसकी बात करें, जो इसकी फीचर्स है मोनालिसा के पेंटिंग के, सो द मिस्टिक स्माइल ऑन द लिप्स मिसमराइजेस द आर्ट लवर्स। जो आर्ट लवर्स हैं, जो आर्ट को पसंद करते हैं, उसको बड़ा आकर्षित करती है, क्योंकि इस पेंटिंग को आप देखो ध्यान से तो बड़ी ही छोटी सी स्माइल है और बड़ी प्यारी स्माइल दिखाई देती है, जो आर्ट लवर्स को आकर्षित करती है। मिस्टिक है, बड़ी रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है। ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लाइट एंड शेड, ड्रामेटिक यूज यानी कि बड़े अलग तरीके से, विचित्र तरीके से लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड का यूज क्यों करते हैं पेंटर? ये दिखाते हैं कि कौन सी चीज को हमें हाईलाइट करना है, कौन सी चीज को हमें डार्क दिखाना है। तो यूज्ड एंड एनहांस्ड द मिस्ट्री ऑफ द मैन नेचर। सो इसके अंदर ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लाइट एंड शेड इज यूज्ड एंड एनहांस द मास्टरी ऑफ द मैन एंड नेचर। तो पेंटर ने जो है लाइट एंड शेड का बड़ा यूज किया है। लाइट एंड शेड पेंटर क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ताकि पेंटिंग के अंदर किस चीज को हाईलाइट करना है, किसको उन्हें डार्क दिखाना है, शेड में रखना है, वो ये चीजें दिखाई देती हैं। और इससे जो पेंटिंग की जो फीचर्स है वो निकल के आते हैं, जो आर्टिस्ट है जो दिखाना चाहता है। अगर बात करें इस पेंटिंग की, तो आप ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, तो पीछे बड़ा लैंडस्केप है, यानी यहाँ पर
पर नदियां दिखाई गई हैं, पेड़ दिखाए गए हैं और कुछ पत्थर, पहाड़, रास्ता दिखाया गया है। देन वहां पर जो है मोनालिसा की पेंटिंग अलग दिखाई देती है, जहाँ पे कुछ आप एरिया को देख सकते हो बड़ा हाईलाइटेड है, जैसे उनका चेहरा हाईलाइटेड है। और इसके अलावा एक थिन लेयर है, बड़ी थिन लेयर वेल है यहाँ पर, यहाँ से देखो तो एक वेल है। वेल यानी कि होता है कि घूंघट है जो बड़ा थिन है, बहुत पतला है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको बट है उसके ऊपर। उसके अलावा इनके चेहरे पर कोई भी हेयर बाल नहीं है, जो कि आईब्रो में बाल होते हैं वो भी नहीं है, आईलैशेस में बाल नहीं है। तो ये अगर आप देखो तो आपको ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि इसके चेहरे पे आईब्रोज पे कोई बाल है या भी नहीं भी, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं। तो पेंटिंग बड़ी स्पेसिफिक है। इसके अलावा इसकी एक खास बात बताई जाती है कि जब भी कोई आर्टिस्ट इस पेंटिंग को देखता है, जिस भाव से देखता है, उसको वही भाव इस पेंटिंग के अंदर दिखाई पड़ता है। सो ये जो पेंटिंग है, ये वाला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, ढंग से पढ़ के समझ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द पेंटिंग ब्रह्मचारिज, व्हाट यूरोपियन स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड हर इन दिस पेंटिंग। सो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है यहाँ पर अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल ने एक पेंटिंग बनाई ब्रह्मचारिज, एज यू कैन सी है, ये ब्रह्मचारी पेंटिंग है। इसका नाम है ऑयल ऑन कैनवास, यानी कि ऑयल कलर का यूज करते हैं, कैनवास बनाई गई है। क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको। एंड 1938 में बनाई गई थी। कहां पर कलेक्शन है इसका? नेशनल गैलरी ऑफ द मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। दिल्ली के अंदर ये म्यूजियम है, वहां पर ये रखी गई है। अमृता शेरगिल जो है अपने समय की कंटेम्परेरी टाइप की जो है सबसे फीमेल फेमस पेंटर थी, वन ऑफ द फेमस फीमेल पेंटर। द पेंटिंग इज फाइन एग्जांपल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ द हिंदू फेथ व्हिच इज स्टिल प्रेवलेंट इन द ट्रेडिशनलिस्ट साउथ इंडिया। यानी कि जो परंपरावादी दक्षिण भारत है, जहां पर परंपरा को ज्यादा फॉलो किया जाता है, जहां पर ट्रेडिशनलिटी ज्यादा चलती है, जहां पर ब्रह्मचारीज हैं जो अपने आश्रम में रहते हैं, जीवन के जो भोग विलासिता है, लग्जरीज हैं, उनको छोड़ते हुए सादा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है। और अगर आप देखो द 5 मेल ब्रह्मचारीज, यहाँ पर 5 ब्रह्मचारीज हैं इन आश्रम आर शोन सिंबॉलिक ऑफ डिवोशन इन हिंदू, जो दिखाते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर उनकी विश्वास है, विश्वास को दर्शाते हैं हिंदू धर्म के अंदर। तो अगर आप देखो इस पेंटिंग को, पीछे जो है बिल्कुल रेड बैकग्राउंड है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बैकग्राउंड है, उसके ऊपर जो है 5 ब्रह्मचारी से एक ब्रह्मचारी जो पीछे मुड़ के दिखाया गया है, जो पीछे की तरफ देख रहा है। उसके अलावा व्हाइट धोती, यानी कि सफेद कलर की धोती उन्होंने पहनी हुई है, जो अलग ही हाईलाइट होती है इस पूरी पेंटिंग अंदर। यहाँ पर जो ब्रह्मचारी का शरीर का रंग है वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्स का है, जैसे कि साउथ इंडिया में होते हैं लोग, वैसा वहां पर दिखाया गया है। स्ट्रेस इज लेड ऑन द वैरायटी ऑफ द कलर्स, डीप रेड बैकग्राउंड, देखो डीप बैकग्राउंड है जो लाल कलर का है, अगेंस्ट व्हाइट धोतीज, जो कि धोतीज के बिल्कुल एक विरुद्ध है और अलग ही कॉन्ट्रास्ट बनाता है। द पेंटिंग इज कंपोज्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द फिगर्स। आप देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है कि आप बात कर रहे हो, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींच दूं तो वर्टिकल हो गया। तो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बैकग्राउंड है, उसके ऊपर वर्टिकल प्लेसमेंट, यानी कि बिल्कुल सीधा जो है ब्रह्मचारी को दिखाया गया है। अमृता स्पेंड हर अर्ली ईयर्स इन यूरोप। अमृता ने जो है अपने शुरुआत के जीवन के समय जो है यूरोप में बिताए, उनके माता पिता के साथ। उनमें से एक पेरेंट थे, वो फॉरेनर थे। हैड बेस्ट ऑफ द आर्ट एजुकेशन इन पेरिस, उन्होंने अब सबसे अच्छी आर्टिस्टिक एजुकेशन प्राप्त की। कहां पर? पेरिस में। एंड पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और इसी कैपिटल है, राजधानी है। शी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट इंप्रेशनिस्ट इंक्लूडिंग मॉडिग्लैनी एंड दो आर्टिस्ट थे, इनसे बड़ी ये इंस्पायर्ड थी और पोस्ट इंप्रेशनिस्ट का बड़ा इन्फ्लुएंस था इनकी आर्ट पर। अब ये क्या है पोस्ट इंप्रेशनिस्ट? तो अगर बात करें, मैंने बताया था आपको इंप्रेशनिस्ट क्या था, कि जहां पर कोई भी आर्ट है या कोई भी कला है, जो भी अब सब्जेक्ट मैटर है, उसको बिल्कुल रियल दर्शाया जा रहा है, जैसे कि वास्तविकता रूप से दिखती है कोई पेंटिंग या कोई भी सब्जेक्ट, उसको वैसे ही दर्शाया जा रहा है पेंटिंग के अंदर। कलर्स का यूज करते हो, ऐसे कलर का यूज किया जाता है, बड़े ही फाइन ब्लाइंड ब्रशेस का यूज किया जाता है, थिन कलर का यूज किया जाता है। वहीं उसके अगेंस्ट में निकलता है पोस्ट इंप्रेशनिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर तो रियल है, यानी जो सब्जेक्ट मैटर ले रहे हैं वो तो रियल लाइफ का तो है, बट पेंटर की यहाँ पर अपनी सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी यानी कि अपना निजी ओपिनियन है, अपना खुद का ओपिनियन है। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या चाह रहे हो, आपका मतलब क्या। तो इसके अंदर पेंटर अपने विचार से पेंटिंग को दर्शाता था, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, और अपने हिसाब से कलर का यूज करते हुए पेंटिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से दर्शाने का प्रयास करता है। उसे हम बोलते हैं पोस्ट इंप्रेशनिस्ट, जो कि इंप्रेशनिज्म का एक विरोध है। तो आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होगा पोस्ट इंप्रेशनिस्ट और इंप्रेशनिस्ट में। तो पोस्ट इंप्रेशनिस्ट सिंपल सी बात है, ये अलग क्यों है? अपनी सब्जेक्टिविटी की वजह से, अपनी ओपिनियन की वजह से, कि आर्टिस्ट जो है अपने हिसाब से ही पेंटिंग को बनाना चाहता है। उस रियल ऑब्जेक्ट तो है, बट पेंटर चाह रहा ना उसी के हिसाब से अपने पेंटिंग बनाएगा जो उसको लगता है, सिंबॉलिक कलर का यूज करते हुए वैसा। तो यहाँ पर हिंदी में दिखाया गया है कि अमृता ने अपना प्रारंभिक वर्ष यूरोप में बताया और पेरिस में कला की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की। वह मोदी ग्लियानी और गोगुइन सहित उत्तर प्रभाववादियों से अत्यधिक प्रभावित थी। उत्तर प्रभाववादी अभी क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन 2 लाइन्स अबाउट टेक्निक्स ऑफ द फ्रेस्को बुआना, हाउ डिड विनोद बिहारी मुखर्जी यूज इट। भित्ति चित्र तकनीक यानी कि फ्रेस्को बुआना के बारे में 2 पंक्तियां लिखें
और विनोद बिहारी मुखर्जी ने इसका प्रयोग कैसे किया था। अभी फ्रेस्को बुओना टेक्निक है क्या, तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, इज अ मेथड ऑफ द वॉल पेंटिंग इन विच पाउडर्ड पिगमेंट कलर्स आर मिक्स्ड इन द वाटर एंड आर अप्लाइड टू वेट फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर ग्राउंड। इन दिस मेथड द कलर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वॉल सो दैट द कलर्स लास्ट लॉन्ग। सिंपल सा मतलब है, जो भित्ति चित्र क्या होता है ये आपको पता होगा। मुरल पेंटिंग्स पहले क्लियर करो क्या है। मुरल पेंटिंग्स होती है जब कोई इस पेंटिंग को वॉल के ऊपर बनाया जाता है, घर की दीवार के अंदर, यानी भित्तर, भित्ति चित्र भित्तर यानी कि अंदर, तो उस पेंटिंग को हम भित्ति चित्र या मुरल पेंटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताया था, अजंता की गुफाओं के अंदर बनाई गई पेंटिंग क्या है, भित्ति चित्र है। वहीं पर क्या है, ये जो पेंटिंग है ये भी एक तरह की भित्ति चित्र है जो घर की दीवार के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये टेक्निक बताता है कि जो गीला प्लास्टर को लेकर दीवार पे लगाया जाता है, उसके बाद जो पाउडर कलर्स होते हैं उनको मिलाकर उसको अप्लाई करते हुए दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है। जब वो पेंटिंग सूख जाती है तो एक तरह से वो दीवार का पार्ट बन जाती है, यानी कि दीवार का हिस्सा बन जाती है, जो कि लंबे समय तक चलती है। तो इसका ही मतलब है फ्रेस्को बुओना टेक्निक। बात इसमें दूसरा पार्ट है, हाउ डिड विनोद बिहारी मुखर्जी यूज इट। सो सिंपल सा है, मिडाइवल सेंट नाम की एक पेंटिंग है, इज वन ऑफ द मुरल पेंटिंग विच इज पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन। हिंदी भवन कहां पर है, शांति निकेतन, कहां पर है, बंगाल में। तो फ्रेस्को बुओना टेक्निक यूज करते ही विनोद बिहारी मुखर्जी ने मिडाइवल सेंट पेंटिंग को बनाया था। तो अब देखो ये मिडाइवल सेंट पेंटिंग है, ये देखिए ये वाली पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है मिडाइवल सेंट पेंटिंग है, ये हिंदी भवन की दीवार पर बनाया गया है। ये पेंटिंग है विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया और इस टेक्निक को यूज करते ही पेंटिंग को बनाया गया। तो बात करें इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, द मिडाइवल सेंट इज वन ऑफ द मुरल विच इज पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन ऑफ शांति निकेतन। इट हैज बीन डन इन द फ्रेस्को बुओना टेक्निक डिपिक्टिंग द सेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑफ द इंडिया, यानी कि अलग अलग धर्म से जो भारत के साधु संत है वो इसमें दिखाए गए हैं, जो मध्यकालीन युग के हैं, जैसे इसके नाम दिखाता है मिडाइवल सेंट्स। और फ्रेस्को बुओना टेक्निक है, मोरल पेंटिंग है, जो कि फ्रेस्को बुओना टेक्निक से बनाए गए हैं, और मोरल पेंटिंग है। तो अगर आप बात करो इस पेंटिंग ध्यान से देखो तो इसमें बड़े बड़े लंबे फिगर्स हैं। लार्जनेस ऑफ द फिगर्स एक्सप्रेस द स्पिरिचुअलनेस, द लार्जनेस ऑफ द फिगर्स एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, यानी कि जो उनकी धार्मिक महानता है। जो यहाँ पर आप बड़े बड़े फिगर्स देख रहे हो, जो बड़े बड़े फिगर्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो क्या है, धार्मिक गुरु है, जो उनकी धार्मिक महानता को दर्शाते हैं। उसके अलावा द स्मॉलर फिगर्स रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, वो जो छोटे फिगर है वो सामान्य लोग हैं। तो इस चित्र का ये खास बात है। तो दोनों आंसर आपको मिल गए होंगे कि फ्रेस्को बुओना टेक्निक क्या होती है और विनोद बिहारी मुखर्जी ने कैसे यूज किया था। उनका आपको एग्जांपल देना है कि मिडाइवल सेंट पेंटिंग जो है फ्रेस्को बुओना टेक्निक के द्वारा ही बनाई गई थी, जो विनोद बिहारी मुखर्जी ने हिंदी भवन शांति निकेतन की दीवार पर बनाया है। डू यू कंसिडर माइकलएंजेलो एज अ ग्रेटेस्ट स्कल्पचर ऑफ द रेनेसांस? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कैसे वो ग्रेटेस्ट स्कल्पचर है। तो सिंपल सी बात है, आपका एक ही एग्जांपल बुक में दिया गया है, पिएटा, जो कि एक स्कल्पचर है, मूर्ति है। पिएटा इज स्कल्पचर मेड बाय द माइकलएंजेलो इन 1498-1499। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल स्लैब ऑफ मार्बल। देखो सबसे खास बात क्या है इस स्कल्पचर की, एक सिंगल स्लैब यानी कि एक ही पत्थर जो मार्बल है उससे बनाया गया है, कार्व कर, यानी कोई दूसरे मार्बल का यूज ना किया गया है, सिर्फ एक सिंगल मार्बल का यूज किया, उसको ही कार्व कर, उसको ही नक्काशी कर बनाया गया है। दिस फेमस वर्क शोज अ वर्जिन मैरी होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ द क्राइस्ट इन हर हैंड्स। ये पेंटिंग जो पिएटा है, वर्जिन मैरी वो मदर है, जो कि इनका नाम मैडोना भी है। शी इज मदर ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की मदर है, जो कि जब क्राइस्ट मर जाते हैं तो जो मैरी है वो उनको अपनी गोद में लेटाए हुए हैं, इस स्कल्पचर में दर्शाया गया है। द फेमस वर्क ऑफ रेनेसांस आर्टिस्ट माइकलएंजेलो, यानी कि रेनेसांस टाइम के सबसे फेमस आर्टिस्ट है माइकलएंजेलो, एंड इट शोज द डेड जीसस इज लाइंग ऑन द लैप ऑफ द वर्जिन मैरी, एंड द वर्क बैलेंस द आइडियल ऑफ द क्लासिकल ब्यूटी एंड द आर्टिस्ट ऑन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अगर बात करो आप इस स्कल्पचर की, तो इस स्कल्पचर में जो है ट्रेडिशनल क्लासिकल ब्यूटी को यूज करते हुए इवन आर्टिस्ट ने अपने खुद के क्रिएटिव एक्सप्रेशन को यूज करते स्कल्पचर बनाया गया है। तो ये जो स्कल्पचर है बड़ा फाइनली कार्व्ड है, यू कैन सी हियर। और इवन जो मैरी है बड़ी यंगर दिखाई गई है क्राइस्ट से, इवन शी इज द मदर ऑफ द क्राइस्ट बट शी इज यंगर, जबकि जो आर्टिस्ट है उसने खुद ने उसको यंग दिखाया गया, और ये जो दिखाती है इनोसेंसी को दर्शाता है। जो ये एक्सप्रेशन है जेसन मैरी का बहुत ही इनोसेंसी को दर्शाता है, इनोसेंसी को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसकी खास बात पेंटिंग एक और है, ये पिरामिडिकल शेप में है, यानी कि नीचे से इसका बेस बड़ा है, ऊपर से अगर जाओगे इतना उसका ही उतना जो एरिया है वो छोटा होता चला जाता है, जैसे कि पिरामिड होता है। सो द अदर फेमस वर्क ऑफ द आर्ट क्रिएटेड बाय द माइकलएंजेलो आर द स्कल्पचर डेविड मोसेस एंड द फ्रेस्कोस ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल इन द रोम। सिस्टाइन चैपल जो है एक चर्च है रोम के अंदर, वहां पे जो सीलिंग यानी कि दीवार है, ऊपर छत है, उसके ऊपर भी जो है पेंटिंग बनाई है, स्कल्पचर बनाए हैं, जो कि माइकलएंजेलो के द्वारा बनाए गए। ये इनके अदर्स वर्क्स हैं। सो अगर आप इसको प्रूव करना चाहोगे कि माइकलएंजेलो इज द ग्रेटेस्ट स्कल्पचर ऑफ द रेनेसांस, बिल्कुल राइट, तो आप इसको एक्सप्लेन करते हुए बताओगे कि हाँ यस द माइकलएंजेलो इज द ग्रेटेस्ट स्कल्पचर ऑफ द रेनेसांस टाइम, क्योंकि जो उन्होंने स्कल्पचर बनाया है पिएटा सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है स्कल्पचर का ड्यूरिंग द रेनेसांस टाइम। सो पर्टिकुलर देख सकते हो यहाँ पर आप, पिएटा टाइटल है, आर्टिस्ट माइकलएंजेलो, एंड मीडियम क्या है, मार्बल पत्थर से बनाया गया है, स्टाइल क्या है, रेनेसांस टाइम की है, टाइम पीरियड 1498-1499, कहाँ पे कलेक्शन है, सेंट पीटर रोम में।
सो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये है माइकल एंजेलो और यहाँ पर हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। कोई चिंता नहीं करनी है आपको कि हिंदी में नहीं है, यहाँ पर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिखा गया है। एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। पूर्ण जागरण कलाकार माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध कार्य है पीटा। इसमें दिखाया गया है कि मृत यीशु वर्जिन मैरी की गोद में लेटे हुए हैं। ये कार्य शास्त्रीय सौंदर्य के आदर्शों और कलाकार के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को बड़ा दर्शाता है या संतुलन को दर्शाता है। माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई कला की अन्य प्रसिद्ध कृतियां जो है डेविड है, मौसा है और उसके अलावा रोम में सिस्टीन चैपल यानी कि वहां की छत पर जो है जो उन्होंने भित्ति चित्र बनाया है वो भी उनकी फेमस कला है। सो आप इन सबको एग्जांपल देते हुए बता सकते हो कि जो माइकल एंजेलो है वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध, सबसे जाने माने मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक फॉर्म एंड इट इज मीनिंग इन द पेंटिंग प्रेसिशंस ऑफ मेमोरी। प्रेसिशंस ऑफ मेमोरी चित्र में प्रतीकात्मक रूप को पहचानते हुए उनके अर्थ क्या है बताइए। चलिए वहां जानते क्या है। प्रेसिशंस ऑफ मेमोरी ये पेंटिंग है, किसने बनाई है? सैल्वाडोर डाली बनाई है। एंड मीडियम क्या है? ऑयल ऑन कैनवास, डेट 1931, हाइट एंड वेट 9 इंच एंड 13 इंच। इस कलेक्शन कहां पर है? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क। बात करते हैं इस पेंटिंग की, द मोस्ट फेमस सरेलिस्ट पेंटिंग बाय दी सैल्वाडोर डाली। सरेलिस्ट क्या है बताया था मैंने आपको। सरेलिस्ट है यानी कि अति यथार्थवाद, जो की बात करता है कहां से? यथार्थवाद के परे, जो रियल से, रियलिस्ट नहीं है। रियल लाइफ का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट ही अपनी जो समझ है, जो चीजें रियल चीजें हैं, वास्तविक, उससे परे की बात की जाती है। उससे परे जो चीजें होती हैं, यानी कि जो वास्तविक चीजों को नहीं दर्शा रहा है, रियल लाइफ की चीजों को नहीं दर्शा रहा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन द रॉक सी साइड। अगर बात करें इसकी डिस्क्रिप्शन की, देखो सी साइड यानी कि समुद्र किनारा है जो कि पथरीला है, सूखा हुआ है। एक यहाँ पर पेड़ है, सूखा बिल्कुल दिखाया गया है। उसके अलावा उनके ऊपर मेल्टिंग क्लॉक्स है, जो कि कोई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है? कहीं आपने घड़ी पिघलती हुई देखा है? नहीं दिखा ना। तो दिखा रहा है क्या है? सरेलिस्ट एग्जांपल है इसका, है अति यथार्थवाद पेंटिंग का एग्जांपल है। इन स्पाइट ऑफ फोटोग्राफिक रियलिज्म एवरीथिंग अपीयर्स टू बी बियॉन्ड रियलिज्म। बात कर रहा है कि फोटोग्राफिक यथार्थवाद के बावजूद भी, यानी कि जो दृश्य है लगता है कि वास्तविक है, बट इसके बावजूद सब कुछ जो है यथार्थवाद के परे दिखाई देता है, यानी कि जो वास्तविकता है उसके परे दिखाई देता है। दिस इमेजेस आर फ्रॉम नाइटमेयर एंड ड्रीम्स, यानी कि ये जो छवि है या इमेज है कहां से? बुरे सपने से दर्शाया गया है। अगर बात करें नाइटमेयर, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, यानी कि अगर बात करें तो ये दिखाता है कि एक डिस्टर्ब माइंड, जो कि थोड़ा सा परेशान मस्तिष्क होता है, तो कुछ भी सोचने लगता है, राइट। जब भी आप ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, तो सपने में आप कुछ भी देखते हो, ऊट पटांग चीजें दिखाई देती है। जैसे आप भाग रहे हो तो कहीं गिर गए, गिरते हुए दिखाई दे रहे हो, चीजें बड़ी हो रही हैं, आप छोटे हो रहे हो, तो ये क्या है? ये ड्रीम है। ड्रीम में यानी सपने में कुछ भी हो जाता है। तो वही चीज यहाँ दर्शाया गया है कि जैसे सपने में आपके मेंटल स्टेबिलिटी जो है, मेंटल यानी कि अपने आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्ट में एक ये डिस्टर्ब माइंड को दर्शाता है। और यहाँ पर देखो एक घड़ी और है जिसपे क्या है? चीटियां हैं, वो स्क्रॉलिंग है, चीटी चल रही है, और ये चीटी जो है दिखाती है कि कैसे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये घड़ी का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच डायनेस्टी गंगा अवतरण वाज कार्व्ड, राइट द डिस्क्रिप्शन अबाउट इट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड। सो आंसर क्या है? दिस स्कल्पचर वर्क इज इन द रिलीफ मेड ऑन 2 huge boulders. The answer is sculptural work is in relief made on 2 huge boulders. So the गंगा अवतरण, और इसको अर्जुना पेनिन्स भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्कल्पचर यहाँ पर है। सो आपकी बुक में और अच्छे से क्लियर दिखाया गया होगा, तो वहां पर देखिएगा एक बार। तो अर्जुना पेनिन्स और गंगा अवतरण, दो नाम इसको दिए गए। अब ये क्यों दिए गए हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी रुकिए। जानते पहले इसके पर्टिकुलर्स क्या है, अर्जुना पेनिन्स और गंगा अवतरण। तो दोनों नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी पूछ सकता है, या तो अर्जुना पेनिन्स बोलेगा, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर अर्जुना पेनिन्स मेंशन नहीं है, सिर्फ गंगा अवतरण लिख दिया है, तो कंफ्यूजन हो सकती है कि गंगा अवतरण कहां से है, मैं तो देखा ही नहीं था। तो इसलिए बोल रहा हूं आपको मैं कि आपको दोनों ही नाम को ध्यान में रखना है। अर्जुना पेनिन्स भी ध्यान रखना है और गंगा अवतरण भी ध्यान रखना है। आर्टिस्ट कौन है? अननोन आर्टिस्ट है। टोन यानी पत्थर से बनाया गया है। फाइंडिंग साइट क्या है? मामल्लापुरम, चेन्नई है, जिसे महाबलीपुरम भी कहा जाता है। डेट क्या है? पल्लवा डायनेस्टी टाइम का है, यानी 7th सेंचुरी एडी का है। इसका साइज क्या है? 91 फीट इंटू 152 फीट, यानी कि 51 फीट से लेकर 152 फीट की इसकी चौड़ाई लंबाई है। दिस रिलीफ डिपिक्ट्स, तो ये स्कल्पचर है, रिलीफ डिपिक्ट्स है, यानी कि रिलीफ यानी कि ये होती है उत्कीर्ण कला। अभी उत्कीर्ण कला क्या होती है कि जब भी आप किसी दीवार पर या पत्थर पर मूर्ति को कार्व करते हो, पर वो पत्थर से अलग नहीं है, उस दीवार का हिस्सा बन रही है, बट उसको उभरा हुआ दिखाया गया है, तो उसे हम रिलीफ पेंटिंग भी कहते हैं, रिलीफ आर्ट स्टाइल भी कहते हैं स्कल्पचर को बनाने का। द क्राउड ऑफ द लाइफ साइज ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स मोस्टली इन द फ्लाइंग पोजिशन। अगर आप यहाँ पर देखो स्कल्पचर में, तो यहाँ पर जो एनिमल्स यानी जानवर हैं और मनुष्य हैं, वो उड़ते हुए दिखाए गए हैं, यानी कि फ्लाइंग पोजीशंस के अंदर है। एंड देयर इज अ क्लेफ्ट इन द सेंटर ऑफ द बॉर्डर्स, यानी जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनके बीच में क्लेफ्ट यानी कि दरार भी है, ये दरार दिख रही है। और यहाँ पर बड़ी विचित्र बात यह है कि यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, यानी कि आधा तो मानव है और आधा जानवर है। ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक आधा व्यक्ति सांप है और एक इंसान भी है, तो बड़ा विचित्र चित्रण है यहाँ पर।
स्कल्पचर्स का। और यहाँ ध्यान से देखो, कुछ साधु संत जो है ध्यान में डूबे चिंतन कर रहे हैं, जिसे अर्जुनापिनेस कहा गया, यानी कि ये अर्जुन है जो ध्यान और चिंतन कर रहे हैं, इसलिए इसको अर्जुनापिनेस भी कहा गया। इसके अलावा गंगावतरण क्यों कहा गया है इसको? गंगावतरण इसलिए कहा गया है कि इसमें दर्शाया जा रहा है, कुछ इतिहासकार को मानना है कि गंगा आ रही है और जो भगवान शिव है गंगा को धारण कर रहे हैं, तो इसलिए गंगावतरण भी नाम दिया गया है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। द एनिमल फिगर शो क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्टिस्ट, एग्जाम्पल द स्लीपिंग बेबी एलिफेंट, द मंकी फिगर्स एंड डियर स्क्रैचिंग इज स्नोजल। यानी कि ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आर्टिस्ट है उसका जो क्लोज ऑब्जर्वेशन है, खुद की अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो दिखाता है कि कैसे उसने एनिमल्स को प्रदर्शित किया है, बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर हाथी का जो बच्चा है वो सोते हुए दिखाया गया हो, कोई मंकी हो, उसके अलावा हिरन के बच्चे नाक को खुरसते हुए दिखाई देंगे, यानी कि नाक को खुरसते हुए दिखाया गया है। सो आप हिंदी में देखो, ये मूर्ति शिल्प को 2 शिलाखंडों पर भरा हुआ दिखाया गया है। ये मूर्ति में विभिन्न प्रकार के मनुष्य व पशुओं को झुंड के रूप में उड़ते हुए दिखाया गया है। इन शिलाखंडों के बीच में दरार भी है, जैसे हमने क्लैप बोला था ना अभी, तो बीच में दरार है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2 पार्ट में ये बना हुआ है, एक ये है और एक ये है। पशु आकृतियां कलाकार के गहन अवलोकन को दर्शाती हैं, जैसे सोते हुए हाथी का बच्चा है, बंदर की आकृति हो, या नासिका को खुजलाता हुआ एक हिरण। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप दिखाई देगा आपको कि कैसे हाथी के बच्चे सो रहा है, जो बड़ा ही प्यारा दृश्य है, जो कि आर्टिस्ट है उसने कितने ही ध्यान से एनिमल्स को ऑब्जर्व करके चित्र को बनाया गया है। सो वही खास बात कि इनके 2 नाम है। द नेम ऑफ द रिलीफ अकॉर्डिंग टू द सम इज अर्जुनापिनेस बिकॉज एस्थेटिक फिगर शोन इन द मेडिटेटिंग पोस्चर, एंड अकॉर्डिंग टू द अदर्स इट इज अ गंगावतरण वेयर शिवा इज showing receiving the flow of the Gangas in his ear। यानी कि इस उभरी हुई मूर्तिकला में दिखाया गया है कि अर्जुन का चिंतन है, क्योंकि इसके अंदर योगियों को ध्यान और मगन अवस्था में दिखाया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये गंगा अवतरण है। क्यों? क्योंकि जिसमें शंकर भगवान को पृथ्वी पर आती हुई गंगा को अपने जटा में रोकते हुए दिखाया गया है। तो दोनों ही इसके नाम आपको याद रखने हैं। इस मूर्ति में गति तथा विशालता भी है। गति विशालता था इनकी, अगर ध्यान से आप इन चीजों को देखो तो बड़ा मूवमेंट दिखाई देता है कि ये मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये सब मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ ध्यान में है, तो एक तरह से मूवमेंट है। साथ ही साथ विशालता है कि बड़ा, बहुत बड़ा है, जब भी आप इन्हें देखोगे तो बड़ा विशाल दृश्य दिखाई देता है, तो इसलिए ये दोनों इसके फीचर्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्केप इन रेड, चित्र का वर्णन कीजिए। यानी कि जो लैंडस्केप रेड है, जो एफएन सोजा ने पेंटिंग बनाई, उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर क्या हो सकता है इसका। द लैंडस्केप इन रेड चित्र का सोजा की प्राकृतिक चित्रण वाली कृतियों में विशेष स्थान मिलता है। ये एक प्रयोगात्मक शहरी दृश्य का चित्रण है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल अर्बन सीन है। यानी कि इसके अंदर जो एफएन सोजा है उसने अपने तरीके से इस पेंटिंग को दर्शाया, यानी कि सिटी स्केप। सिटी स्केप का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक शहर का दर्शन है जो शहर जैसा दिखता है बट शहर जैसा है नहीं, रियलिटी में थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली है। सो उनके शहरी प्राकृतिक चित्रों में शहरों की रहस्यमय प्रकृति का चित्रण किया गया, रहस्यमय या मिस्टीरियस। यानी कि देखो पेंटिंग को देखने से लगता है कि कितनी मिस्टीरियस पेंटिंग। तो इसके अंदर 2 कलर मेनली यूज है, एक तो रेड है, एक लाल कलर है, और ऊपर से एक प्लस ग्रीन यानी हरे रंग का, जो बहुत माइनर यूज है। मेनली रेड कलर का ज्यादा यूज है। अगर पूरी पेंटिंग तो पूरा रेडिश दिखता है, पूरा लाल कलर में दिखती है, वहीं पर हल्के हल्के जगह जगह आपको हरे रंग दिखेंगे। इसीलिए इस पूरी पेंटिंग का नाम जो है लैंडस्केप इन रेड रखा गया है, और जो कि शहर का दृश्य है। इसके अंदर एफएन सोजा ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे शहर जो है एक कंक्रीट जंगल बन चुका है, यानी कि आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, मतलब कि जहां देखो वहीं पर आपको कंक्रीट के यानी पत्थरों के बने हुए घर दिखते हैं, पत्थरों का जंगल। सुलेखीय रूप से रेखाओं को रंगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है। तो इस संयोजन में रंग तथा आकार अलग अलग भर के आते हैं, जिसमें प्लस एक ब्लैक लाइंस का यूज है। इसमें ब्लैक लाइंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो कलर्स है, जो डिफरेंट कलर यूज किए गए, वो सेपरेटली इमर्ज होते हैं, अलग अलग दिखाई देते। तो अगर ये एक लाइन ना हो तो आप देखो तो कलर जो है मिक्स हो जाएंगे, तो कोई इमेज आपके सामने उभर के नहीं आ पाएगी। इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग है, फिर इधर उधर जो है हरे रंग का भी यूज किया गया, जगह जगह छींटे दिखती हैं आपको। किसी भी परिदृश्य का नियम नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई भी लॉ या रूल्स का फॉलो नहीं किया गया, जैसे मर्जी पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया है। लगता है कि जैसे कलर को कैनवास पर फेंका गया है, उसके बाद लाइनें खींची गई हैं। तो इसकी पर्टिकुलर्स देखो, तो लैंडस्केप इन रेड इसका नाम है। एफएन सोजा का पूरा नाम क्या? फ्रांसिस न्यूटन सोजा। पेंटिंग कब बनी थी? 1961 में बनी थी। तो फ्रांसिस सोजा का नाम आपने अभी सुना भी होगा पहले। तो इनका जो रिलेशन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये उनके फाउंडर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया था इस वीडियो में। साइज क्या है इसका? 78.7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 132.1 सेंटीमीटर जो इसकी चौड़ाई है। ऑयल पेंटिंग है। म्यूजियम कहाँ रखा गया है इसको? कलेक्शन कहाँ है इसका? जहांगीर न्यूक्लियस म्यूजियम, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। एफएन सोजा भी जो मुंबई की ही है, और वहीं पर जो है बॉम्बे में 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया गया था। क्या होता है क्या नहीं होता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो आप। दिस पेंटिंग लैंडस्केप इन रेड हैज स्पेशल प्लेस
अमंग द सोजास नेचुरलिस्टिक वर्क। एक्सपेरिमेंटल अर्बन सीन है, यानी कि एक तरह से आप देखो तो कोई रियल सिटी का कोई भी इधर प्रदर्शन या कहें कि दिखाया नहीं गया है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि प्रयोग करके बताया गया। द पेंटर हैज ट्राइड टू शो द अपीयरेंस ऑफ द सिटी व्हिच इज नथिंग बट अ फॉरेस्ट। आप देखोगे तो ये पूरी सिटी जो है एक फॉरेस्ट है, यानी कि कॉन्क्रीट फॉरेस्ट है। अर्बन नेचर पेंटिंग्स डिपिक्ट द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द सिटीज इन कॉलीग्राफिक फॉर्म। ये कॉलीग्राफिक फॉर्म होता क्या है जी? देखो, कॉलीग्राफी होता है सुलेख। सुलेख क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी चीज को आप बड़े अच्छे तरीके से लिख रहे हो, जैसे कि आपको कुछ लिखना है, जैसे लिखना है आपको, मान लीजिए आपको एफएन सोजा का नाम लिखना है, तो सोजा को आप कैसे लिखोगे? ऐसे करके थोड़ा सा आप उसको ब्यूटिफाइड करके लिख रहे हो, सौंदर्य रूप से लिख रहे हो, तो वो कॉलीग्राफिक हो गया। तो इसमें कॉलीग्राफिक फॉर्म जो है लाइन का यूज किया गया है, जो कि शेप्स और कलर को अलग अलग दिखा। इन दिस कॉम्बिनेशन द कलर्स एंड शेप्स इमर्ज सेपरेटली। द रेड कलर का यूज है, उसके अलावा साथ साथ में ग्रीन कलर का यूज भी किया गया है, यानी स्प्लैशेस ऑफ द ग्रीन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स एंड सिंबल चित्र की विशेषता बताइए। वर्ड्स एंड सिंबल की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी विशेषताएं, फीचर्स बताने हैं। तो ये हम ऑलरेडी आई थिंक डिस्कस भी कर चुके हैं, बट अब इसको जानते हैं थोड़ा डीप में। तो वर्ड एंड सिंबल्स क्या है? तो ये जो पेंटिंग है किसने बनाई है? KCS पानीकर ने बनाई, यानी कि एक ऑयल पेंटिंग है, लकड़ी के बोर्ड पर बनाया गया है। 43 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? चौड़ाई है, और 124 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, यानी कि लेंथ एंड वेट। डेट 1965 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। अगर बात करें इस पेंटिंग की, यहाँ देखो ध्यान से, तो आपको कुछ सिंबल्स यानी कि कुछ चिन्ह दिखाई देंगे, और प्लस कुछ शब्द यानी कि वर्ड। तो इसी नाम से इसकी पेंटिंग की जो विशेषता है, इसी की वजह से इसका नाम जो है वर्ड्स एंड सिंबल इसका नाम है। यानी कि अगर हमें हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूं तो सिंबल्स मतलब चिन्ह और वर्ड्स मतलब शब्द, प्रतीक और शब्द या चिन्ह या शब्द इस पेंटिंग का नाम है। KCS पानीकर के शब्द और प्रतीक चित्रों की श्रृंखला का एक ये प्रसिद्ध चित्र है, यानी कि ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए हैं उन्होंने, उसका ही एक पार्ट दिखाया गया है। इस चित्र में स्थान को सुलेख रूप से भरा गया। अगर आप पूरे इसको देखो तो सुलेख यानी कॉलीग्राफिक। अभी कॉलीग्राफिक क्या होता है बताया मैंने आपको, कुछ चीजों को बहुत ही ब्यूटिफाइड करके लिखना जो होता है उसे हम बोलते हैं कॉलीग्राफी। इसमें देखो तो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी कि मैथमेटिक्स में जो यूज होते हैं वो शेप्स हैं। उसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस में चीजों को लिखा गया है। लगता है कि कोई मैथ की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके लिखा गया है, वही ये जो पेंटिंग दर्शाती है। तो इसके अंदर गणित के चिन्ह है, गणित यानी कि मैथमेटिक्स के कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। उसके अलावा अरबी आकृतियां, अरबी यानी कि अरबिक लैंग्वेज होती है, अरबिक जो अरब क्षेत्र में बोली जाती है, सऊदी अरब में बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज का यूज किया गया है। उसके अलावा रोमन लैंग्वेज का यूज है, और मलयालम जो कि केरला में बोली जाती है। जो KCR पानीकर है वहीं से बिलोंग करते थे केरल से, तो उन्होंने मलयालम लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया है। आकृतियां देखने में जन्म पत्रिका यानी कि हॉरोस्कोप लगती हैं, यानी कि किसी की जो जन्म पत्री होती है, देखा होगा अपने तंत्र विद्या वाली जो पत्रिकाएं होती हैं, उसमें आड़े टेढ़े से आकृतियां बनी होती हैं, और उसके साथ क्या होता है, ऐसे कुछ संस्कृत में या हिंदी में कुछ लिखा हो तो उस तरह से ही दिखाई दे रही है कुछ जन्म पत्रिका। तांत्रिक प्रतीकात्मक रेखा लेखों को भी प्रयोग किया गया है। तो देखिए एक बार अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, दिस शेप लुक्स लाइक अ हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप मतलब है जन्म पत्रिका। तांत्रिक सिंबलिक लाइंस का यूज किया गया। राइटिंग हैव आल्सो बीन यूज्ड, उस तरह के राइटिंग का यूज इसमें किया गया है। लैंग्वेजेस कौन सी है? रोमन, मलयालम और मैथमेटिकल सिंबल और अरबिक फिगर्स। तो ये ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है। तो आपको जब भी इसके बारे में लिखना है तो बताना होगा इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स भी है, अरबिक फिगर्स हैं, रोमन और मलयालम स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्लपूल पेंटिंग। तो इसमें जो हम एमसीक्यूज देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज है, ये पेंटिंग आपने अभी नहीं देखोगी। तो वर्लपूल इसका टाइटल है। बनाया किसने इसको? कृष्णा रेड्डी ने बनाया। पीरियड 1962 बनाई गई। इसका साइज क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 49.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। वर्लपूल पेंटिंग तो आपको देखने से लगता हो कोई एक थंब इंप्रेशन लगता है, किसी के अंगूठे का निशान लगता है। ऐसा कुछ जब भी हम कभी अपना थंब इंप्रेशन लगाते हैं यानी कि अंगूठे का निशान लगाते हैं तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं। और मीडियम क्या है? इंटेग्लियो ऑन पेपर। इंटेग्लियो क्या होता है? इंटेग्लियो एक पद्धति है, मेथड है। इसमें क्या होता है, आप जब भी पेंटिंग बनाते हो तो पेंटिंग में क्या होता है, इसमें पेपर या कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जो है लाइनें उकेरी जाती है, यानी कि खींची जाती है, थोड़ा गड्ढा किया जाता है बहुत ही पतला सा। उसके बाद उसके अंदर जो है कलर या इंक फिल की जाती है, और उसके बाद जो इंक जो कलर सूख जाता है तो वो पेंटिंग उभर के सामने आती है। जब भी आप उसको स्पर्श करोगे ना तो आपको महसूस होगी उभरी हुई। आप ऐसी जो इंटेग्लियो पद्धति है आमतौर पर कहाँ यूज होती है? ये नोट्स पे यूज होती है, यानी कि जो आपने नोट्स देखोगे ना कि 10 रुपए का, 100 रुपए का या फिर डॉलर्स हैं, तो उनके ऊपर जो इमेजेस होती है ना, जैसे गांधी जी की इमेज है हमारे नोट्स पे भारतीय करेंसी पर, तो वो आप कभी भी स्पर्श करो तो दिखाई देगा आपको उभरा हुआ। तो वही इंटेग्लियो पद्धति है। अभी आपके पास कोई नोट है तो जरूर देखो, जो बिल्कुल न्यू नोट है, न्यू एकदम करारा नोट है, तो उसको चेक करो, आपको महसूस होगा, तो वो इंटेग्लियो पद्धति है। तो वैसे ही जो है ये इमेज या पेंटिंग बनाई गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है तो उसे जानने से पहले देखिए कि भाई ये पेंटिंग किसके बारे में है, ये वर्लपूल होता क्या है। आपने कभी पानी में या समुद्र में देखा होगा वर्लपूल इन सीज, तो आपको एक भवंडर दिखाई देगा ऐसे घूमता हुआ, जो कि जैसे पानी सिंक होता है किसी एरिया में तो भवंडर उठता है, टोर्नेडो उठता है, तो उसी तरह से ये पेंटिंग है, उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है। ये एक वर्लपूल को दर्शाती हुई पेंटिंग है, एक सिग्निफिकेंटली है। इससे रिलेटेड
क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा रेड्डी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है, मतलब कृष्णा रेड्डी की कौन सी सबसे प्रसिद्ध कृति है, उसकी कौन सा सबसे प्रसिद्ध कार्य है, तो वही सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी, वर्लपूल इसकी सबसे फेमस पेंटिंग है। बाकी मेडावल, सैंड्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स एंड लैंडस्केप तो किन की है, ये किसी और की है, लैंडस्केप तो उनकी है, एफ एन सोजा अभी पढ़ा था हमने, वर्ड्स एंड सिंबल केसीएस पानीकर, मेडावल सैंड किसकी है, विनोद बिहारी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस ग्राफिक कलाकार का चयन करें जिसने उभार पद्धति ऑन पेपर या पद्धति को उभार पद्धति हिंदी में कहते हैं का प्रयोग किया है, तो कृष्णा रेड्डी सिल्क स्क्रीन, विनोद बिहारी मूर्तिकार, कृष्णा रेड्डी और उत्कीर्ण, विनोद बिहारी और उत्कीर्ण, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर कृष्णा रेड्डी उत्कीर्ण। कृष्णा रेड्डी ने उत्कीर्ण उभार पद्धति का यूज करते हुए कौन सी पेंटिंग बनाई, वर्लपूल, यही वाली जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वर्लपूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वीनस का जन्म, बर्थ ऑफ वीनस, चित्र का वर्णन कीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ ऑफ वीनस। तो यहाँ पर देखिए टाइटल क्या है पेंटिंग है, बर्थ ऑफ द वीनस, आर्टिस्ट सैंड्रो बॉटिसिली, मीडियम क्या है, टेम्परा ऑन कैनवास, पीरियड 1485-1486, रेनेसेंस या पूर्ण जागरण टाइम की है, कलेक्शन क्या है, गैलेरियो डेगली उफिजी इन फ्लोरेंस, जो कि कहां पर है, इटली में, और ये पेंटिंग है वीनस ऑफ द बर्थ। अगर मैं आपको यहाँ पर ना देखते हुए सीधा आपको अगर एक्सप्लेन करूँ पेंटिंग के बारे में, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक शेल है, शेल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए सीपी बोलते हैं, जो समुद्र में पाई जाती है। तो वहां से एक जो महिला है उसका जन्म हो रहा है, ये लेडी, जिसका नाम वीनस है, ये एक देवी है, कौन है, एक गॉडेस है, जिनका जन्म हो रहा है। तो ये जो देवी है एक ग्रीक प्राचीन देवी है, ग्रीक यानी कि जो ग्रीस मैथोलॉजी है, उनकी मैथोलॉजी के अंदर एक प्राचीन देवी है, तो वीनस जिसका नाम है, इनके नाम पर एक ग्रह का नाम भी यानी कि प्लेनेट का नाम भी वीनस। उनका यहाँ पर जन्म दिखाया गया कि कैसे उनका जन्म हो रहा है सीपी के अंदर से। ये जो स्त्री है वो निर्वस्त्र है, देवी सांसारिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित करती है, सौंदर्य और सत्य के प्रतीक के रूप में वह वीनस एक पूरी वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई देती है। अगर आप देखो ध्यान से तो जन्म किसी का सीधा एक वयस्क के रूप में नहीं होता, एडल्ट के रूप में नहीं होता, पहले वो बच्चा होता फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बट यहाँ पर क्या है, वीनस को सीधा एक वयस्क दिखाया गया, एडल्ट दिखाया गया। तो यहाँ पर दर्शाता है संसारिक प्रेम नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लव को दर्शाता है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। इवन यहाँ पर देखो आप इस चित्र में एक ऋतुओं की देवी उपस्थित होती है, ऋतु की देवी यानी कि जो सीजन गॉडेस होती है, यानी कि वेदर की गॉडेस होती है। यहाँ पर देखो ये है वो भी आ रही हैं, वो उनका पृथ्वी पर क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है, और उनको जो है एक कपड़ा भी दे रही है उनको ढकने के लिए, जो कि फूलों से ढका हुआ है, फूलों से गढ़ा हुआ है। वीनस की शारीरिक संरचना पूर्ण रूप से प्राचीन और यथार्थवाद यानी वास्तविकता का प्रदर्शन नहीं करती है, यानी कि बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, बहुत ही अलग तरह का है। ध्यान से देखो क्योंकि वीनस की गर्दन लंबी है तथा बायां कंधा असामान्य तरीके से किसी कोण पर झुका हुआ है। अगर आप देखो तो वीनस की गर्दन जो है लंबी है काफी, जो आमतौर पर महिला की इतनी लंबी गर्दन नहीं होती है, ऊपर से उसका कंधा अलग तरीके से झुका हुआ है, अलग कोण में। तो ये दर्शाता है ये नेचुरल तो नहीं है बल्कि आर्टिस्ट ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है। एंड उसके शरीर के अंग पतले लंबे हैं, बहुत लंबे पतले दुबले शरीर के अंग है। अप्राकृतिक प्रकाश के प्रयोग से चित्र में कोमल और शांतिमय सौंदर्य का आभास किया गया है, यानी कि ऐसा अननेचुरलिस्टिक भाव कहें कि प्रकाश का प्रयोग किया है आर्टिस्ट ने, जो उसकी पेंटिंग की बड़ी कोमलता, इनोसेंसी को दर्शाता है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ द एनाटॉमी ऑफ द वीनस डज नॉट डिस्प्ले द स्ट्रिक्ट क्लासिकल रियलिज्म एज शी इज शोन विद द एलोगेंटेड नेक, लंबी गर्दन है, हर लेफ्ट शोल्डर स्लोप्स एट अनयूजुअल एंगल पर झुका हुआ है, शी बियर्स स्लिम एंड लॉन्ग लिम्स यानी कि लंबे दुबले पतले अंग है, द कूल आर्टिफिशियल लाइट यानी कि बड़ी शांति में कूल आर्टिफिशियल लाइट का यूज किया है, सॉफ्ट हार्मोनियस ब्यूटी टू द पेंटिंग, जो सॉफ्ट हार्मोनियस यानी कि बहुत शांति में सौंदर्यपूर्ण पेंटिंग को दर्शाता है। तो ये है वीनस ऑफ द बर्थ पेंटिंग। आर्टिस्ट कौन है, ध्यान रखना, सैंड्रो बॉटिसिली, और मीडियम क्या है, टेम्परा ऑन कैनवास। टेम्परा पद्धति क्या होती है, टेम्परा मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बता दूं एक बार दोबारा से। आप किसी भी एक ग्लूइक जो कि बड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है ना, उसमें आप वाटर कलर्स को मिक्स कर दो और फिर उसके द्वारा क्या होगा, कलर बाइंड हो जाएगा। किसी ग्लूइक आप किसी भी ग्लू में या किसी भी बड़े चिपचिप पदार्थ में उसको मिला देते हो, बड़ा बाइंड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब भी पेंटिंग बनाते हो तो कलर बड़े अच्छे तरीके से चिपक जाते, इसीलिए इसे बोलते हैं टेम्परा। सुनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशियाल काल के मंदिर वास्तुकला की विशेषता बताइए। होशियाल काल के मंदिर की वास्तुकला की हमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो होशियाल काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, राइट। ये एक दक्षिण भारत का राजवंश होता है जो उस समय करीबन 3rd to 6th सेंचुरी की एडी के दौरान राज करते हैं, या 3री 6ठी शताब्दी के दौरान राज करते हैं। बात करते हैं होशियाल काल के दौरान मंदिर वास्तुकला महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। होशियाल काल में जो गतिविधि होती थी उसमें मंदिर वास्तुकला सबसे प्रसिद्ध कला थी। बात करते हैं तो विस्तृत मंदिर वास्तुकला के अलावा इस काल के प्रत्येक मंदिर को मूर्तियों से सजाया जाता था, जो वास्तुकला का एक आंतरिक हिस्सा है। जब भी कहीं मंदिर बन रहा था कहां पर, दक्षिण भारत में होशियाल काल के अंदर, तो वहां पर मूर्तियां बनाई जाती थी। उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, होशियाल काल की मूर्ति है वो ये है, इसका नाम क्या है, जिसका टाइटल है कृष्णा सपोर्टिंग माउंट ऑफ गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत को संभाले हुए कृष्ण जी। तो भगवान कृष्ण जो यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को संभाले हुए, ये एक कहानी से जुड़ा हुआ है।
जब मथुरा वृंदावन में बाढ़ आती है, किसके प्रकोप से? भगवान इंद्र के प्रकोप से। तो उस समय कृष्ण जी जो है गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव वासियों को, वहां के पशु पक्षियों को शरण देते हैं। तो इसी के अंदर ये दर्शाया गया। तो ध्यान से देखो, भगवान कृष्ण जो है अपने एक हाथ से, अपनी एक उंगली से यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को संभाले हुए, ये गोवर्धन पर्वत है, उसके नीचे जो है यहाँ पर साइड में देखो, तो यहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि गांव के लोग थे, उनकी यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उनके लिए शरण लेते हैं। तो उस कहानी को इसके अंदर डिस्पिक्ट या दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर होशियार काल की अगर हम मूर्ति की बात करें तो मूर्तियां कुछ ऐसे बनाई जाती, काफी अलग तरीके से। यहाँ देखो तो कृष्ण जी बड़े शांत स्वभाव में खड़े हुए हैं, उनका हाथ अलग तरीके से झुका हुआ है, एक हाथ यहाँ पर है और एक हाथ वहां पर है। उसके अलावा एक कमर उनकी बड़े अच्छे कोमल लय में इस तरफ झुकी हुई है और एक हिस्सा उनका दूसरी तरफ झुका हुआ है। ये वहां की खास बात थी। पुरुष हो या महिला हो, जिसकी भी मूर्ति बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाते थे। तो वहां की एक ये स्पेसिफिकेशन है, कहीं विशेषता है होशियार शैली की। सो होशियार शैली अपने आप में अनोखी है और अत्यधिक विशिष्ट है। सबसे पुराने प्रमुख होशियार मंदिर बेल्लूर में पाए जाते हैं, जो कहां पर है? कर्नाटका में। आज होशियार की मूर्तियां गहरी नक्काशी और अंडर कटिंग, शरीर की आकृति की नरम लय, नाजुक और जटिल डिजाइन दिखाती है। अगर होशियार मूर्ति बात करें, काफी गहरी नक्काशी करते हैं, अंडर कटिंग। यहाँ पे ध्यान देखो कितनी कार्विंग कितनी तरीके से की गई है, बहुत ही बारीक कार्विंग की गई है, बहुत ही छोटी छोटी कार्विंग है। और ध्यान से देखो तो मूर्ति के अंदर भी कार्विंग है। यहाँ देखो, इसे बोलते हैं हम आंतरिक अंडर कटिंग, जो कि वहां खास बात थी। अभी अंडर कटिंग कैसे होती थी? ये नरम पत्थरों से होती थी, जो बहुत सॉफ्ट स्टोन होते थे, उनसे ही ये गहरी नक्काशी करना संभव होता था। अंडर कटिंग की सुविधा मिलती है अगर पत्थर नरम हो। यह समृद्ध सतह बनावट देता है और जटिल और विस्तृत दृश्यों के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है, तभी जो है इतनी गहरी नक्काशी कर पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वेत राजकुमारी चित्र का विवरण कीजिए। द ब्लैक प्रिंसेस, इसका टाइटल इंग्लिश के अंदर। सुनाओ, शीर्षक क्या है? अश्वेत कुमारी द ब्लैक प्रिंसेस। भित्ति चित्र यानी कि मूरल पेंटिंग है। अब मूरल पेंटिंग क्या होता है बार बार बता चुका हूं, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। समय कब बनाएगी? दूसरी शताब्दी एडी से छठी शताब्दी एडी, यानी कि करीबन 300 से लेकर 600 एडी। देन गुप्त वाकाटक काल का है। कहां पे मिली है? अजंता की गुफा में मिली है। आकार क्या है? 20 फीट 6 फीट लगभग। ये अजंता की गुफा की दीवार पर बनाई गई पेंटिंग है। इसका विवरण देखिए। अजंता चित्रों में अश्वेत राजकुमारी यानी ब्लैक प्रिंसेस सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। अगर बात करें अजंता की गुफा में जो पेंटिंग जितनी बनाई गई है, उसमें सबसे स्पेसिफिक पेंटिंग ये है। इन चित्रों में स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग तथा कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित अंगों का गूढ़ सामंजस्य है, यानी कि कलाकार ने अपने तरीके से अंगों को, कहें कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उनको दर्शाया है। चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन और आंखों की नक्काशी सभी कुछ कलाकार की सिद्ध हस्तता के नमूने हैं, यानी कि जो कलाकार ने अपने तरीके से अपने भाव से दर्शाया है इस पेंटिंग को, बड़ा ही अनोखा है। आप देखो तो ये चित्र में ये कुछ पेंटिंग ऐसी है इस तरह की, यानी एक ब्लैक प्रिंसेस है जिनका कलर थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ब्लैक प्रिंसेस, और बड़े महीन तरीके से झुकी हुई है, बैठी हुई है और अपने गर्दन को तिरछा करके बैठी हुई है और महीन आंखों से चीजों को देख रही है, बहुत ही कोमल तरीके से। जो रियल में जो पेंटिंग है ये जो दीवार में मिली वो कुछ इस प्रकार की है, उसको रिफ्रेश कर ऐसा दिखाया गया है। ये रियल में पेंटिंग ऐसी है, बट वास्तविक पेंटिंग जो दिखी है दीवार पर वो ऐसी है, ये वाली। यहाँ तक कि जो चित्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं वह भी रंगों का सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। चित्रों में संगीत की गीतात्मकता का अनुभव है। अगर आप देखो तो बड़ा लयात्मक है, बड़ा ही कोमल तरीके से चित्र को दिखाया गया है। शरीर के अंगों की परिरेखाएं तथा उनकी कोमल गर्दन का सूक्ष्म झुकाव, सरलता चित्रों में से दिव्य विशेषता झलकती है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन बात करें तो शरीर के अंग जो परिरेखाएं बड़े कोमल तरीके से दिखाई गए हैं, बड़े सॉफ्ट, गर्दन बड़ी प्यारे रूप से यानी कि बड़ी सूक्ष्म रूप से झुकी हुई है और सरलता यानी चित्र की बड़ी सिंप्लिसिटी है। ये जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत सहज और उनमें चटकीले रंग का अभाव है, यानी आप ध्यान से देखो तो कोई ब्राइट कलर नहीं है, कोई भी ब्राइट कलर नहीं है, बड़ा ही डार्क कलर का यूज किया गया है उस समय। और एक तरह से ये भी टेम्परा पद्धति की बनाई गई है। जो अजंता गुफा में जो इतनी पेंटिंग है वो टेम्परा टेक्निक की, यानी कि किसी वाटर कलर को किसी भी चिपचिपे पदार्थ में मिलाकर बाइंड करते थे, बांध देते थे, ताकि जो है पेंटिंग को अच्छे से बनाया जा सके, ताकि पेंटिंग खराब ना हो और कलर जो है अच्छे से दीवार पे चिपक जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, सब क्लियर हुआ होगा। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।